दोस्तों, और सेलेस्टियल जीनियस के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो वुमन होता है उसके पिताजी बोल रहे थे कि वाह, और किसने सोचा होगा कि हम लोग ऐसी जगह में रहने को मिलेगा, थैंक यू डियर। और उसकी बीवी बोलती है कि नहीं, और ये इतनी भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला और तुम्हें हमेशा बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। तो वुमन के पिताजी कहते ठीक है, समझ गया। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि जब वुमन अपने कमरे में जाता है और कहता है कि इयून, और ये हमारा रूम है, तो हम देखते हैं कि जो वो छोटा सा टाइगर होता है वो इधर उधर घुर्रा रहा होता है और इधर उधर घूमे जा रहा होता है। वुमन कहता लगता है कि तुम्हें भी ये जगह पसंद आई, तब तो बहुत अच्छा है। और आगे कहता लेकिन शायद यहाँ पर ये सारे खुली जगह के कारण बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और आगे वो अपना अनब्रेकेबल सेलेस्टियल मास्टर का इमोर्टल आर्ट इस्तेमाल करता है और कहता है कि मैं थोड़ी यहाँ पर गर्मी करता हूँ। और वो मन में सोचता है कि भले हम लोग नाना जी के मतलब कि रिश्तेदार है, मतलब कि पोते वगैरह, लेकिन वो लोग इतने ताकतवर थे कि मदर को वहाँ पर उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर सकते थे। तो इन लोगों से निपटना इतना भी आसान नहीं रहेगा। और क्योंकि अब नाना जी यहाँ पर नहीं है तो मुझे एक्स्ट्रा अलर्ट रहना होगा और मैं पक्का कह सकता कि वो लोग ज़रूर कुछ ना कुछ अभी सोच रहे होंगे। और इसी के साथ हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कोई बोलता है कि मेरा नाम येन हा ओन है और मैं यहाँ पर आयरन ब्लेड बीस्ट हंटर टीम का वाइस लीडर हूँ, और मुझे फैमिली के लीडर ने ऑर्डर दिया और इसीलिए मैं कुछ लोगों को लेकर आया हूँ जो कि यहाँ पर बैग जिन और उसके जितने भी बच्चे और रिश्तेदार हैं उन सभी को गार्ड करेंगे। तो वुमन के पिताजी कहते एल्डर, तो वुमन की मम्मी कहते मैं एक एल्डर हूँ, हाँ तुम बोल रहे हो। तो सामने वाला इंसान कहता है कि हाँ, और जैसा कि हमारे लेडी जू रियोंग ने कहा है उनके कारण, और अब आपको इस सुबह ही एल्डर बना दिया गया है। और वुमन मन में सोचता है कि मेरी मम्मी को एल्डर बना दिया गया, और आखिर ये लोग क्या स्कीम कर रहे हैं। और वुमन की मम्मी मन में सोच रहे थे कि उन लोगों ने वापस सब कुछ खुद से ही डिसाइड कर लिया और आखिर वो लोग बिल्कुल नहीं बदले। और चलो, और मुझे लगता है कि यहाँ पर सामने जो इंसान है वो जो रियोंग के इंसानों में से एक है, और क्योंकि वो बिना हिचकिचाए उसकी बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहा है। वुमन कहता है कि ओह, और तुम बोल रहे हो कि हमारे लिए तुम गार्ड्स को लेकर आए हो। और वुमन उनको देखते हो मन में सोचा लेकिन आखिर ये क्या है। उनमें से एक शराबी दिख रहा है और एक तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी कभी फिजिकल काम ही नहीं किया है, और एक को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने मार्शल आर्ट थोड़ा गलत सीख लिया क्योंकि उसका फिजिकल बैलेंस पूरा गलत हुआ है। और किसी ऐसे इंसान को सिखाना जिसने कि कभी ज़िंदगी में मार्शल आर्ट नहीं सीखा, वो इन लोगों से ज़्यादा बेहतर रहेगा और तेज़ भी। और वो मन में सोता एक सेकंड रुको और सिखाना, हाँ। और वो वास्तव में सोता कि हाँ हाँ, और लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पर इन लोगों को हमारी बस बेइज्जती करने के लिए भेजा है, और ये तो हम बाद में देख लेंगे। वुमन कहता है कि मुझे 1 मिनट चाहिए और मुझे हम सभी लोगों में आपस में बात करने की ज़रूरत है। तो सामने वाला इंसान कहता ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे। वुमन के मम्मी पापा बात कर रहे होते और वुमन के पापा कहते क्या वो सच में काम करेगा, और लेकिन ये ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा कि हम उन बॉडीगार्ड्स को साथ में रखें। वुमन कहता कि ये क्लियर है कि वो लोग किसी काम के नहीं है, और प्लस वो लोग आयरन ब्लेड हाउस में काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से रह रहे, तो किसे पता कि वो हमें कब धोखा दे दे। वुमन की मम्मी कहती कि हाँ, और वो लोग देखकर तो ऐसे लग रहा है कि जो जैसे वो किसी काम के नहीं, मुझे भी ऐसे लग रहा है, और जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। वुमन कहता ठीक है मदर, और थैंक यू। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन बाहर आते हुए कहते हैं कि हमें उन लोगों की ज़रूरत नहीं है, और उसकी जगह मुझे 10 ऐसे बच्चे ला कर दो जो कि अनाथ हो या फिर ऐसे ही वो स्लम वगैरह छोटी मोटी जगहों पर रहते हो, सड़कों पर, और क्या ये ठीक रहेगा। सामने वाला इंसान कहता बच्चा, आखिर तुम्हें उनकी ज़रूरत क्यों है। वुमन कहता है कि ये मेरे पिताजी की इच्छा है और वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत बच्चों की मदद करना चाहते हैं, और उसने कहा कि कोई भी हमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो आने नहीं वाली क्योंकि हमारा जो आयरन ब्लेड हाउस है वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है, तो इसलिए वो कुछ बच्चों का ध्यान रखेगा इन लोगों की जगह पर। और सामने वाला आदमी कहता है ऐसी बात है, और चलो तो मैं मेरे इन सभी आदमियों को वापस भेज देता हूँ और बाद में मैं वापस आपको न्यूज़ लेकर आता हूँ जितने भी एल्डर है उन सब के बारे में बात करने के बाद में। और वुमन कहता ठीक है, यही करना। इसी के साथ में हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं जब वो आदमी वापस आता है और कहता है कि हाँ, और हमारे जितने भी ऊपर के एल्डर्स हैं उन्होंने परमिशन दे दिए, और इसीलिए मैं दूसरे लोगों को भी ये बता देता हूँ। वुमन मन में सोचता ठीक है चलो और थैंक यू। और आगे वो कहता है कि और हाँ, ओए ग्वांग और युकवी और डोगडू मेरे साथ में, वो तीनों लुटेरों को। और वो तीनों कहता है कि ठीक है, और आखिर अब क्या है। और इसी के साथ में हम एक मार्केट का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो सभी लोग जा रहे होते, और वुमन किसी से पूछता है कि यहाँ पर कोई अनाथों का डिस्ट्रिक्ट है या फिर कोई गरीबों का स्लम वाला एरिया। तो एक बंदा कहता है कि हाँ तुम उस दिशा में चले जाओ, और वुमन कहता ठीक है। और इसी के साथ में जब वो जा रहे होते एक बंदा वुमन से टकराता है, वो बच्चा होता है, और वुमन उसको देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में किसी झोपड़पट्टी के वहाँ पर वो बच्चा एक कुछ सिक्के देख रहा होता है और कहता है कि वाह इतने सारे। और तभी हम देखते हैं कि वुमन उसके सामने आ जाता है और कहता है कि बच्चे तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें नोटिस नहीं करूँगा, हाँ। और वो बच्चा जोर से चिल्लाता है। आगे वुमन के ऊपर वो कुछ हमला करता है और वुमन कहता ज़रा तुम्हें देखो, हाँ, और तुम्हारे हाथों के अंदर से कोई चीज़ नहीं निकल रही, लेकिन तुम्हारे हमले काफ़ी ज़्यादा अच्छे। और सामने वाला बच्चा कहता एक मार्शल आर्टिस्ट। वुमन कहता इम्प्रेसिव, और तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कि तुम्हारे पास में बहुत ही ज़्यादा ताकत और स्पिरिट भी है, और आखिर तुम क्या बोलते हो, मेरे साथ में आना चाहोगे। सामने वाला बंदा कहता आखिर तुम क्या बोल रहे हो, मुझे जाने दो। और वुमन कहता है कि मेरा नाम वुमन है और मैं आयरन ब्लेड हाउस से हूँ, और मुझे एक गार्ड की ज़रूरत है, और क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहोगे। सामने वाला बच्चा कहता आखिर वो क्या, तुम पागल बास्टर्ड, और आखिर इस तरह से कौन अपने लिए गार्ड को इकट्ठा करता है, और मुझे अभी जाने दो। और वुमन ने उसका पैर पकड़ के रखा होता है।
आगे वुमन कहता है अरे अरे, और ये बच्चे की ज़बान तो कुछ ज़्यादा चलती है, और चलो, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो जिस वातावरण में पैदा हुआ और बड़ा हुआ नहीं, और इसलिए मैं इसको माफ़ कर दूंगा, और ठीक है चलो, और मुझे तुम पसंद आ गए और इसीलिए तुम अब मेरे साथ में आने वाले हो, और वही डोगडू, और पक्का करना कि ये बच्चा इनसे भागे ना। तो पीछे वाला वो लुटेरा कहता ठीक है, और वो बच्चा कहता भाई मुझे जाने दो, और आखिर तुम मुझे बांध क्यों रहे हो, अभी कभी खोलो। वुमन कहता कि हाँ तो चलो मैं तुम्हें अभी वहाँ पर उन पुलिस वालों को दे दूँ क्या, और ऐसे भी तुम्हें क्रिमिनल के रूप में मरोगे, फिर तुम्हें ठीक लगेगा तो। और वो बच्चा कुछ बोल नहीं पाता और कहता अगर मैं तुम्हारे साथ में आऊँगा तो तुम मुझे वहाँ पर किसी कानून वाले को नहीं दोगे नहीं। वुमन कहता है कि हाँ मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे साथ में आना तो वहाँ पर उन कानून वालों के हाथों पकड़े जाने से ज़्यादा अच्छा होगा जेब काटने के लिए। और वो बच्चा कहता ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। और वुमन कहता ठीक है चलो, और चलो अब अगले वाले के पास में चलते। और सभी लोग कहते हैं यस सर। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है और वुमन एक बच्चे को देख रहा होता है और वो कहता है कि वाह, और उसके काफ़ी ज़्यादा लंबे हाथ है और उसकी मसल्स भी ठीक ठाक है उसकी उम्र के हिसाब से। और एक धनुष, हाँ वो धनुष को इस्तेमाल करने के लिए एकदम बेस्ट है, और जैसे कि भगवान ने उसको उसके लिए बनाया हो। और वुमन कहता है वो बच्चा कहता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए। वुमन कहता है कि मुझे कुछ गार्ड्स की ज़रूरत है और इसीलिए लगता है कि तुम मेरे काम आ सकते हो, और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें हायर करूँ, तुम क्या बोलना चाहोगे। तो बच्चा कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार होऊंगा अगर आप मुझे हायर करो, लेकिन मैंने कभी भी कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखा और ना ही मैं कभी लड़ाई में गया हूँ। और वुमन मन में सोचा कि वो एकदम ईमानदार है, और आगे कहता है तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, और मैं तुम्हें लड़ना सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ में आकर हमारे क्लैन में रहना होगा, क्या ये चलेगा। और वो बच्चा कहता क्या क्या इसका मतलब कि तुम मुझे खरीद रहे हो। वुमन कहता आखिर कोई इंसान एक इंसान को कैसे खरीद या बेच सकता है, और मैं तुम्हें बस हायर कर रहा हूँ, काम पर लगा रहा हूँ अपने गार्ड के रूप में। तो सामने वाला बच्चा कहता थैंक यू, लेकिन मैं ये डिसीजन खुद से नहीं ले सकता और मुझे अपने मम्मी पापा से वो परमिशन लेनी होगी। वुमन कहता ठीक है चलो, तो मुझे अपने घर पे लेकर चलो। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि उसके घर पर उसके मम्मी पापा बोलते कि क्या, और तुम हमारे बच्चे को खरीद भी नहीं रहे हो, लेकिन उसको खाना खिलाओगे और उसको सिखाओगे, और हम इतना सारा पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वुमन कहता नहीं नहीं आपको ये रखना चाहिए और प्लीज़ रख लीजिए, और मैं आपके बेटे को एकदम अच्छे से सिखाऊंगा। तो सामने उस बच्चे की मम्मी बोलती थैंक यू, और उसका पिता बोलता है कि हमारा बेटा आयरन ब्लेड हाउस को ज्वाइन कर रहा है, और वो मम्मी भी रोते कहते थैंक यू सो मच। और जब वो बच्चा और वुमन जा रहे होते, एक बच्चा कहता है कि मैंने सुना तो था कि जो बड़े बड़े क्लैन होते हैं वो ऐसे ही वॉरियर्स के सिवाय किसी और ऐसे फालतू लोगों को हायर नहीं करते, लेकिन तुम मुझे हायर कर रहे हो, थैंक यू। वुमन कहता है कि अगर तुम इतने ही शुक्रगुजार हो तो अपनी मेहनत से मुझे वापस कीमत। और वुमन कहता है हाँ याद आया, और अगर तुम भी यहीं पर रहता तो तुम्हें दूसरे भी लोगों को तुम जानते होगे ना जो ज़्यादा टैलेंटेड हो। तो बच्चा कहता है टैलेंटेड। वुमन कहता है कि हाँ ये कुछ ज़्यादा इनक्रेडिबल होने की ज़रूरत नहीं है, और मैं खुद से डिसाइड कर लूँगा, तो मुझे तुम अलग अलग लोगों से मिलाओ। और वो बच्चा कहता ठीक है सर। वुमन आगे बोल रहा था कि ये एक बंदा ये किसी भी चीज़ को फेंकने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एक बंदा होता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दौड़ने में होता है, और एक इंसान जिसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। और वुमन मन में सोच रहा था कि मुझे सभी लोग पसंद आए यार, और यहाँ पर जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे, और ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वुमन कहता चलो वापस चलते हैं। और इसी के साथ आगे वो एक बच्चा जिसको बांध के रखा गया होता है वो कहता एक मिनट रुको, और मेरी एक छोटी बहन भी है, प्लीज़ मुझे जाने से पहले उससे मिलने दो, और प्लीज़ मेरी रस्सियाँ खोल दो, और मैं भी दूसरे ही लोगों की तरह एकदम अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एक बच्चे को जिसको कि सबसे शुरू में वुमन ने पकड़ा होता है वो बोलता है रुको, और मेरी एक छोटी बहन है, और प्लीज़ जाने से पहले मुझे उससे मिलने दो, और प्लीज़ मेरी रस्सियाँ खोल दो, और मैं भी दूसरे लोगों की तरह ट्रीट किया जाना चाहता हूँ। वुमन कहता है कि लगता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, और आखिर मुझे तुम्हें अच्छे से ट्रीट क्यों करना चाहिए, एक जो कि जेब कतरा और दूसरे जो बच्चे जिन्होंने कि कुछ गलत नहीं किया, दोनों को सेम। तो बच्चा कहता ठीक है चलो, और क्या तुम मुझे ऐसे बांध कर लेकिन मेरी बहन से मिलने दे सकते हो, और वो मेरा इंतजार कर रही है। वुमन मन में सोचा कि उसकी आंखें से देखकर लग रहा है वो सच बोल रहा है। और वुमन कहता ठीक है चलो, और हमें तुम्हारे घर तक ले चलो। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो लोग जाते, और कोई बोलता है कि सियोल गुनहा। और वुमन मन में सोता है हाँ वो लोग इस झोपड़ी में रहते हैं, और जितने भी जो ये अनाथ जगह के बच्चे वो ऐसी जगह पर ही रहते क्या। और तभी हम देखते हैं कि लड़की बाहर आती है और कहते हैं कि भाई, और आखिर क्यों, और उसके हाथ से किताब नीचे गिरती है। वुमन वो देखते हुए मन में सोता कि ये 5 क्लासिक में से एक है, और कविता के बारे में, और ये एक ऐसी बुक है जो कि बस स्कॉलर से पढ़ते हैं, और ये ज़रूर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा होगा इन गरीब बच्चों के लिए कि ताकि उनको ऐसी किताब मिले। और हम देखते हैं कि वुमन वो किताब उठाता है और उस लड़की को देता है, और कहता है कि ये किताब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी नहीं, और तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। वो बच्ची कहती क्यों, और आखिर तुमने मेरे भाई को क्यों पकड़ा, और प्लीज़ उसको जाने दो, और मेरी गलती, और ताकि मैं इन दिनों काम नहीं कर पा रही थी और अपने भाई के ऊपर निर्भर रहती थी। और उसका भाई कहता है कि प्लीज़, और मेरी बहन को वो पैसे दे दो, और फिर मैं तुरंत तुम्हें फॉलो करूंगा। और उसकी बहन कहती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या, कौन सा पैसा, और आखिर तुम मेरे भाई को कहाँ लेकर जा रहे हो। वो मन कहता शांत हो जाओ, और मैं चलो तुम्हें शुरू से लेकर सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। और थोड़ी देर बाद में वो लड़की कहती ओ ऐसी बात है, और आगे कहते तो क्या मैं भी, मुझे पता है ये थोड़ी बेशर्मी वाली बात है, लेकिन मुझे भी अपने साथ में ले चलिए, और मैं भले एक कमज़ोर लड़की हूँ लेकिन मैं आपके घर की साफ़ सफाई का काम कर सकती हूँ। और वुमन कहता है कि हाँ। और इसी के साथ में जो उस लड़की का भाई होता है वो कहता है हाँ प्लीज़ मेरी बहन को भी साथ में ले जाइए अगर आप ऐसा कर सको तो, और प्लीज़ वो सच में बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और स्मार्ट लड़की, प्लीज़ प्लीज़। और वुमन मन में सोचता है कि हाँ
और जो 10 चांदी के सिक्के उनसे इस अनाथालय के ये जो जगह है यहाँ पर इस छोटी बच्ची की कुछ ज़्यादा मदद नहीं हो पाएगी, और वो तो उसके भाई के बिना ज़्यादा खतरे में पड़ेगी। और मैं एक यहाँ पर अनाथ की भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे छोटे छोटे कदम ऐसे उठा कर ही तो मैं और कुछ कर पाऊंगा। और इसी के साथ मैं कहता ठीक है चलो तुम हमारे साथ में चलो। और वो लड़की कहती थैंक यू सर, और वो भाई भी कहता कि हाँ थैंक यू। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर वुमन उन सभी को उनका घर दिखाता और कहता तुम लोग भी अब यहाँ से इन तीनों के साथ में रहोगे, उस डॉगडी के टीम के साथ में। और वो बच्चे कहते कि वाह ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है, और अलग अलग जगह पर वो लेटते हुए कहते कि हाँ, और यहाँ से बदबू भी नहीं आ रही, बहुत अच्छा, और मैं सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा इसके लिए। और वो तीनों जो लुटेरे होते हैं, एक कहता कि आखिर ये क्या यार, और सारी चीज़ें बिगड़ गई। और दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, और ये जगह सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा छोटी है। और बीच वाला बंदा कहता है वो बास्टार्ड वुमन, और वो अकेला उतने बड़े घर में रहता है। हाँ, और इसी के साथ में हम वुमन के उस कमरे का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कोई बोल रहा था वुमन, और क्या तुम इसके बारे में पक्का कह सकते हो, और बहुत सारा समय चाहिए होगा इससे पहले कि ये बच्चे एक काबिल वॉरियर बन पाए, और यहाँ तक कि ये सारे लोग तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहेंगे। वुमन कहता है कि मैं समझ गया, आखिर आपको क्यों चिंता हो रही मदर, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके बारे में, और चिंता मत करो। और उसकी मम्मी कहती ठीक है। और आगे उसकी मम्मी कहती मैंने नोटिस किया कि तुम एक लड़की को भी साथ में लेकर आए, तो मैं उसका ध्यान खुद रखूंगी। वुमन कहता है कि ओह हाँ, मैं आपसे उसके लिए पूछने वाला था, और थैंक यू मदर। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि शाम हो जाती है, और वुमन की मम्मी और वो जो लड़की होती है वो साथ में नहा रहे होते हैं। वुमन की मम्मी मन में सोच रही होती है कि वो क्यूट है, और एक अनाथ होने के नाते भी वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी है, समझदार भी। और नहाने के बाद में उसकी जो स्किन है वो थोड़ी गोरी है, और काफ़ी ज़्यादा वो प्रेटी भी है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही है, और मुझे अभी उसके साथ में और समय बिताना होगा इससे पहले कि हम ठीक से बात कर पाए। और आगे वो मन में सोचते हैं कि आखिर ये वुमन कहाँ चला गया वापस, और जैसे वो आया था, और अब वो कर क्या रहा है। और आगे हम किसी एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सेयोन रह रही होती है, और वहाँ पर वो वुमन कहता क्या, तो वो लेडी सेयोन कहती है कि मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ पर एक व्यापारियों का ग्रुप चालू करूँ, जब तक कि मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करूँ उसके साथ में ही। और वुमन कहता व्यापारियों का ग्रुप, तो वो लड़की कहती कि हाँ, वो हमारे परिवार का बिजनेस था पहले भी, और मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर नोबल मर्चेंट क्रॉप वापस शुरू करूँ, और ऑफकोर्स मुझे ग्रेट मास्टर से भी परमिशन मिल चुकी है। वुमन मन में सोचा कि मैं उसकी आंखों में वो आग देख सकता हूँ, और वो कहता ठीक है चलो, और फाइनली वो वापस आ ही चुकी है। और आगे वो कहता हाँ, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, और मैं भी जो हो सके तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। और वो लड़की कहती सच में, और थैंक यू वेरी मच। वुमन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें व्यापारी का ग्रुप चालू करने के लिए थोड़े बहुत पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो लेडी सोन कहती कि उसके बारे में जब हम बात कर ही रहे तभी वो कुछ निकालती है, और वुमन कहता आखिर ये क्या है। तो वो लड़की कहती कि ये एक नाइट ग्लो जेम है, और ये बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहेगा कि हम अगर अकेले इससे निपटने जाएंगे, और क्या ये पॉसिबल होगा कि अगर आप हमारे साथ में चले तब। वुमन कहता कि हाँ बिल्कुल मैं मदद करूँगा। और वो लड़की कहती थैंक यू सो मच। वुमन कहता बिल्कुल, और मेरे जूनियर स्टूडेंट के लिए कुछ भी। और वो लड़की उसको देख रही होती है और शर्मा रही होती है। वो मुन आगे उठकर जाते हो कहता ठीक है चलो तो मैं जा रहा हूँ, और वो लड़की कहती हाँ प्लीज़ सुरक्षित रहना। और आगे वो मुन वहाँ पर मन में सोच रहा था कि जब मेरे जो जितने भी गार्ड्स वगैरह है और जितना भी ये व्यापारी ग्रुप है सब एकदम उठे गए, तो ये लोग मेरे बहुत ज़्यादा काम आएंगे, और मुझे और भी ज़्यादा अभी मेहनत करनी होगी अगर मुझे सारे 10 के 10 गार्ड्स को पाना है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो वापस उसी एरिया में जाता है और अलग अलग लोगों को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं। और वो कहता है अरे यार, और मैं कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा हो। और तभी वो वापस जा रहा होता है और कहता है कि लगता है कि मैं अभी जितने ये बच्चे साथ में उन्हीं को सिखाऊंगा। और तभी उसके पिताजी एकदम से मुड़ते और कहते हैं कि ओह वुमन तुम वापस आ गए, और अपना चेहरा छुपा रहे होते और उसके एक आंख जैसे लाल हो चुकी होती है, मतलब कि काली। और वुमन कहता है ओए रुको एक सेकंड, और पिताजी आखिर वो क्या था, और तुम्हारी आंख ऐसे लग रही थी जैसे वो बहुत ज़्यादा सूज गई हो। और उसके पिताजी कहते नहीं नहीं वो बात नहीं, और आखिर तुम क्या बोल रहे हो। वुमन कहता है कि हाँ, और लगता है कि तुम्हें किसी ने मारा हो। और पिताजी क्या, ये आखिर आपके साथ में किसने किया, और कौन था जिस बास्टार्ड ने मेरे पिताजी को मारने की हिम्मत की। और उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे किसी ने मारा, लेकिन तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए, और ये एकदम फेयर लड़ाई थी। वुमन कहता लड़ाई, और तुमने अभी कुछ ही समय पहले तो मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया, और आखिर कौन तुम्हारे जैसे नए नए बंदे से लड़ाई करेगा, और ऐसा तो है नहीं कि तुमने उसको पहले चैलेंज किया राइट। तो तभी उसकी मम्मी आते हुए कहते नहीं, और तुम्हारे पिताजी ने ही उसको सबसे पहले चैलेंज किया था। वुमन कहता क्या, और पिताजी ने ऐसा किया। और उसकी मम्मी कहती कि हाँ चलो और एक बार के लिए अंदर आ जाओ, वुमन बाद में बात करते, और डियर तुम थोड़ी देर के लिए बाहर ही रुको। तो वुमन के पिताजी कहते ठीक है। आगे हम देखते हैं कि वुमन की मम्मी बोल रही होती है कि जो रियोंग है वो कल यहाँ पर आई थी और उसके हस्बैंड के साथ में, और उसके हस्बैंड ने तुम्हारे पापा के साथ में एक लड़ाई की थी। वुमन कहता क्या, और आखिर पिताजी सोच क्या रहे थे कि वो ऐसा कुछ कर रहे थे। तो वुमन की मम्मी कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं, मेरी गलती है, और जब से मैं छोटी थी तो वो जो रियोंग थी वो हमेशा मुझे गुस्सा दिलाती थी, और यहाँ तक कि कल भी वो यहाँ पर आकर तुम्हारे पिताजी और मेरा मजाक उड़ा रही थी, और तुम्हारे पिताजी और सह नहीं पाए और उन्होंने चैलेंज कर दिया उसके पति को, जो योंग को। और बाद में हम देखते हैं कि हमें पता चलता है जो योंग संग, और ये जो रियोंग का हस्बैंड होता है, और ये साथ में एक शाओलिन का स्टूडेंट भी है, और वो उसकी बीवी के साथ में रहता था यहाँ पर आयरन ब्लेड हाउस में। वुमन कहता तो मेरे पिताजी को पीट दिया उसने, और उसकी मम्मी कहती कि हाँ,
और वुमन मन में सोचता है लेकिन ये तो भविष्य में भी वापस हो सकता है नहीं, और मैं इसको ऐसे जाने नहीं दूंगा। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन उसके पिताजी से बोलता है कि पिताजी आप ये पीजिए, और उसके पिताजी कहते हैं आखिर ये क्या है। और आगे वुमन कहता बस अपना मुंह खोलो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो चिंता मत करो। और उसके पिताजी कहते लेकिन आखिर वो है क्या। और वुमन कहता अपना बस बेटे की बात सुनो। और वो उस डिवाइन एलिक्सर में से एक बूंद उसके पिताजी को पिला देता है, और जैसे वो उसके पिताजी के मुंह में जाती है वो उल्टी करने वाले होते हैं, लेकिन वुमन उनका मुंह बंद कर देता है और कहता अपना मुंह बंद ही रखना, और ये एलिक्सर की जो ची है वो बाहर निकल जाएगी वरना। और आगे वो कहता चलो, और अब मैं जैसे जैसे तुम्हें बोलता हूँ अपनी ची को मूव करना। और उसके पिताजी चिल्लाए जा रहे होते हैं और वुमन कहता इस तरह से यहाँ पर यहाँ पर। और इसी तरह से 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उसके पिताजी कहते कि वाह, और मुझे अपने अंदर बहुत ज़्यादा ताकत फ्लो होते हुए महसूस हो रही है। और वुमन कहता हमने कर दिया। उसके पिताजी कहते मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी किसी को भी हरा सकता हूँ। और वुमन मेरे बच्चे, और मुझे लगता है कि मैं एक एब्सोल्यूट एक्सपर्ट बन चुका हूँ, और मुझे पता था कि मैं एक जीनियस था और शायद अब मैं तुम्हारे नाना जी को भी हरा सकता हूँ। वुमन कहता मजाक करना बंद करो, और तुम यहाँ पर उसी पहले उस जेन यून सोंग उस बंदे से उसको हरा सकते हो, लेकिन अभी भी ये काफ़ी नहीं है, और तुम्हारी जो मार्शल आर्ट टेक्निक है और बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और उसके पिताजी कहते लेकिन मेरे पास में बहुत ज़्यादा ताकत है। लेकिन वुमन कहता जैसा मैंने कहा ये ताकत के बारे में नहीं है, सबसे पहले तुम ये होलो ब्लूस्टोन एलिक्सर की ची को अपने अंदर पूरी तरह से समाने में अब्जॉर्ब करो, और ये तुम्हारे बॉडी के अंदर मिक्स हो जाएगा। और उसके पिताजी कहते सच में, और मैं उसको नहीं हरा सकता। वुमन कहता कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम उसको हरा पाओ, और जैसा मैं बोलता हूँ वैसे करना, और अपनी ट्रेनिंग में आलस मत करना। और उसके पिताजी कहते ठीक है, और आज से मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा। और इसी के साथ हमारा कि वुमन मन में सोच रहा था कि वो कायर बास्टार्ड कहीं के, और मैं पक्का करूंगा कि वो मेरे परिवार को ऐसे नीचा कभी ना दिखाए, और अब से मुझे सीरियस होना होगा और अपने गार्ड्स को भी ट्रेनिंग देनी होगी कल सुबह से। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि सुबह होते वुमन बोलता है अटेंशन एवरीवन, और सभी लोग बोलते हैं यस सर। वुमन कहता है कि तुम सभी लोग अभी तो अच्छे दिख रहे हो, लेकिन जब तुम्हें थोड़ा बहुत खाना देकर आराम करवाया गया, और अब हम लोग हमारी स्पेशल गार्ड वाली ट्रेनिंग आज से शुरू करेंगे, और अब ये चीज़ें तो जो ये डॉगडू जो तुम्हें सिखा रहा है उससे कंपेयर भी नहीं की जा सकती, और इसीलिए तैयार रहना, समझ गए। और वो बच्चे कहते हम समझ गए सर। वुमन कहता सबसे पहले हम तुम्हारा वो हॉर्स स्टेंस वाली ट्रेनिंग का इस्तेमाल करेंगे ताकि तुम्हारा स्टेमिना बढ़े, और सभी लोगों को वो बिना कुर्सी वाली पोजीशन में बैठना पड़ता है। और वो लोग कहते हैं यार बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और वुमन कहता है कि तुम लंच के समय तक ऐसे ही खड़े रहोगे। और आगे वो एक बंदे से कहता ओए तुम अपने हाथों को सीधा रखो, और वो कहता ठीक है। और इसी के साथ में सभी लोग कांपे जा रहे होते। वुमन मन में सोचता है कि उनका स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा कम है, और इसीलिए अभी तक तो वो लोग अपनी लिमिट तक पहुंच गए होंगे, लेकिन फिर भी वो लोग अच्छे से इसको सह रहे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जू रियोंग आती है और कहती है कि ओह, और यही वो बच्चे हैं क्या जिनके बारे में हम सुन रहे थे पहले। और वुमन उनको देखते हुए मन में सोचता है कि जू रियोंग, और उसके साथ में लगता है कि उसका बेटा है बेक हुन मोहन, और वो बिल्कुल अपनी माँ के जैसे दिखता है। वुमन कहता है कि ग्रीटिंग मिस जू रियोंग, और जू रियोंग कहते हैं कि हेलो वुमन। और मेरा मानना ये है कि हाँ ये पहली बार है जब हम लोग बात कर रहे नहीं, और क्या तुम्हारी मम्मी है यहाँ पर। वुमन कहता है कि हाँ वो अंदर है और प्लीज़ मेरे साथ में चलिए। और वो जू रियोंग कहते ठीक है। और उसका जो बच्चा होता है वो कहता है ओए, और आखिर तुम लोग अभी क्या कर रहे हो। और उसकी मम्मी कहती है ओए उसके ज़्यादा नज़दीक मत जाना मेरे बेटे, और कहीं उनसे तुम्हें कोई बीमारी हो गई तो। और वुमन मन में सोचता है बीमारी। और आगे वो उसका जो बच्चा होता है वो कहता है कि हाँ, और यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा निचले जो वॉरियर होते हैं वो भी आजकल ये वाला स्टेंस नहीं करते, और मैं बस इसीलिए जानना चाहता था। और वुमन मन में सोचता है कि उसको हॉर्स स्टेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी नहीं पता, और तुम बस इंतज़ार करो और मैं जल्द ही तुम्हें ये सब दिखाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि कहीं पर जो जूरियोंग होती है वो कहती है आंटी, और वुमन की मम्मी बोलती है कि हेलो नेफ्यू। और जूरियोंग कहते हैं कि आखिर तुम्हारे हस्बैंड कहाँ चले गए। तो वुमन की मम्मी बोलती है कि वो रेस्टोरेंट में गए हैं। और जूरियोंग कहते ओ ऐसी बात है, और यहाँ तक मुझे लगा था कि कहीं कल की जो लड़ाई थी उसके कारण वो बीमार तो नहीं हो गए। और वुमन मन में सोचा कि ये लोग बस यहाँ पर वापस वही चीज़ बोलने के लिए आए हैं, और जैसे कि मेरे पिताजी की एक बार बेइज्जती करना काफ़ी नहीं था। और जूरियोंग कहती कि लेकिन आखिर मैं आज के दिन भी उसको क्यों नहीं देख पा रही हूँ तुम्हारे पिताजी को। तो जिन कहते कि मेरे पिताजी को ऐसे नहीं जो एक ही जगह पर रुके रहे, और जैसा तुम्हें पता है, और अभी वो पिछले कुछ दिनों से कुछ बिजनेस से बाहर गए हुए। और वो मन में सोचे कि क्या होगा कि अगर इनको पता चलेगा कि मेरे पिताजी कहीं बहुत ज़्यादा दूर गए हैं। और जूरियोंग कहते ओह, और वेल हाँ सच में वो ऐसे ही है, लेकिन आंटी, और आखिर तुमने क्या कहा कि तुम पहले यहाँ पर आने से पहले क्या करती थी। तो जिन मन में सोचे कि उसको ऑलरेडी ये सब पता है, और वो कहते कि मैं एक रेस्टोरेंट को मैनेज करती थी। और जूरियोंग कहते ओह, तो तुम एक बिजनेस को मैनेज करती थी, और ज़रूर ये काफ़ी ज़्यादा साइज़ वाला बड़ा बिजनेस होगा नहीं, और ताकि कहीं तुम्हारे वो पति इसको मैनेज कर रहे थे इसीलिए। तो जिन कहती नहीं ये बहुत ही ज़्यादा छोटा रेस्टोरेंट था और एक गाँव के इलाके में। और वो जूरियोंग कहते अरे अरे, और छोटा रेस्टोरेंट, और वो हंसने लगती है, और फिर कहते सॉरी, और मैं थोड़ी रूड हो गई थी नहीं। और जिन कहती नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्योंकि मुझे इसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, और अगर कुछ भी हो लेकिन मुझे एक ही चीज़ में शर्म आएगी, अगर मैं दूसरे लोगों को उनके काम के हिसाब से जज करूं। और जूरियोंग कहती कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो मन में सोचती कि हाँ कुतिया, तुम्हें एकदम सही हो रहा है तुम्हारे साथ में, और तुम हमेशा ऐसे एक्ट करती थी जैसे तुम बहुत ज़्यादा महान हो बचपन से ही, लेकिन अब
तुम एक फालतू के मर्द के साथ में रह रही हो और वो भी फालतू जगह पर। और आगे हमें बताया जाता है कि जो ये हैरियोंग और जोरियोंग ये दोनों बहनें थी, वो जिन से हमेशा से जलती थी जब से कि वो आयरन ब्लेड हाउस में आई थी उसके पिताजी के साथ में। और उन लोगों को इस चीज़ से नफरत थी कि उनको जिन से एकदम अच्छे से और रिस्पेक्ट के साथ में बात करनी पड़ती थी, भले वो उम्र में उससे ज़्यादा थे, लेकिन प्लस और वो मार्शल आर्ट में भी इनसे ज़्यादा अच्छी थी। और उसकी ब्यूटी तो उन दोनों के मुकाबले हद से ज़्यादा थी। और उन लोगों को जिन से हद से ज़्यादा जलन होती थी और दूसरे जो जितने भी बच्चे थे और लड़के थे वो बस जिन को ही देखते थे उसकी ब्यूटी के कारण। और ये दोनों बहनें बहुत ज़्यादा गुस्सा होती थी। और आगे जिन कहते कि क्या वो बच्चा जो तुम अपने साथ में लेकर आए वो तुम्हारा बेटा है? जो रियोंग कहते कि हाँ ये बच्चा मेरा बेटा है। और उसका बेटा कहता है कि मेरा नाम बैक होन वॉन है। और जिन कहती तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जो रियोंग कहती है कि वो बस अभी 8वें स्टेप तक ही पहुंच पाया, वो 13 स्टेप में से आयरन ब्लेड हाउस के। और अभी ये इतने भी ज़्यादा कुछ गर्व वाली बात नहीं है। और इतना ही नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से डिवाइन आर्ट्स के 4थे स्टेप तक पहुंचा है। और वो ऐसे मतलब ऐसे बोल रही थी जैसे बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अलग होता है। वुमन की मम्मी बोलती है कि उसके शब्द और एक्सप्रेशन बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। और इस उम्र में आयरन ब्लेड हाउस के 8वें स्टेप तक पहुंचना 13 स्टेप में से, और ये सच में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। और यहाँ तक कि वो अपने बेटे के बारे में यहाँ पर बस ऐसे बड़ी बड़ी बातें करने के लिए आई है। और जोरियों कहती अरे रे, और मैं अपने बारे में कुछ ज़्यादा बात कर रही थी और मैं ये भूल नहीं सकती कि यहाँ पर वुमन भी है नहीं। और मैंने सुना था कि कुछ लोग यहाँ पर मेरे नौकर बात कर रहे थे। और हे भगवान, मैंने सुना कि उसको वहाँ पर जब वो विलेज में था तो एक इडियट बुलाया जाता था और एक पागल इंसान कहा जाता था। और ये बात सच नहीं हो सकती नहीं, और क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्मार्ट लुकिंग बच्चा है। और वुमन मन में सोचता अरे यार मुझे ये चीज़ वापस सुननी पड़ी और मेरा दिमाग खराब होता है यार इससे। और जोरियों कहते हैं कि ये बस एक अफवाह है राइट। वुमन कहता है नहीं नहीं, और वैसे तो मुझे थोड़ी शर्म आ रही, लेकिन ये बात सच है, मुझे माननी पड़ेगी। और तब मैं थोड़ा सा जब गुस्सेल था और जब मैं छोटा था तो, और बहुत सारे जो मेरे गाँव के दोस्त थे वो मुझे इडियट ही बुलाते थे। और उसके सामने जो जूरियोंग का बेटा होता कहता कि ओह, और मुझे यकीन नहीं होता कि वो ऐसी चीज़ मेरे एकदम स्मार्ट छोटे भाई को बोलते थे वुमन। और भले कुछ भी हो, लेकिन तुमने मार्शल आर्ट भी सीखा है नहीं? और वुमन कहता है कि मैंने बस काफ़ी सीखा है, थोड़ा बहुत मतलब। और सामने वाला बंदा कहता है ऐसी बात है क्या? और जूरियोंग मन में सोचते कि जैसा बाप वैसा बेटा। और वो लोग वापस फंस गए। जूरियोंग कहते कि वेल, मेरा बेटा अभी कुछ एक लड़ने के लिए पार्टनर को ढूंढ रहा था, तो अगर ये ठीक रहे तो क्या तुम उसको थोड़ी मदद कर सकते हो? आगे वो जिन को देखते हुए मन में सोच रही थी कि अगर वो मना करेगी तो ये शर्मनाक होगा, लेकिन अगर वो अलाउ करेगी और अपने तो उसके इडियट बेटे को मार पड़ेगी। और सही कहा ना मैंने, जिन। और वो मुस्कुरा रही होती है। और वुमन कहता है कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, कि आपको क्या लगता है मदर? तो उसकी मम्मी कहती है कि हाँ बिल्कुल जाओ और उसके साथ में लड़ो। और वुमन कहता है कि ठीक है चलो। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर वुमन और वो सामने वाला बंदा एक जगह पर खड़े होते हैं। और सामने वाला बच्चा कहते हैं कि आपको अपनी मयान को हटा लेना चाहिए और तलवार बाहर निकालनी चाहिए सर। और वुमन कहता है ठीक है नेफ्यू। और वो मन में सोचता है कि वाह, और वो एकदम मुझसे अच्छे से बात कर रहा है और वो सच में मेरे साथ में खेलना चाहता है नहीं। और वुमन कहता है अरे नहीं, और आखिर में तलवार को बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ? अरे यार, और क्या इस पर जंग लग गया क्या? और आगे कहता चलो ये भूल जाओ यार, और मैं इसको मयान के साथ में इस्तेमाल करूंगा और तुम अपनी तलवार निकाल सकते हो। तो वो बच्चा कहता है कि क्या आप इसके बारे में पक्का बोल सकते हो? वुमन कहता है कि हाँ बिल्कुल। और आगे वो बच्चा तलवार निकालते कहता है जैसे आपकी इच्छा, और आप मेरे सीनियर हो तो मुझे ये एडवांटेज को एक्सेप्ट करना ही चाहिए नहीं? वुमन कहता है हाँ बिल्कुल, अब शुरू करते। और वो बच्चा भी कहता है ठीक है। और इसी के साथ में वो वुमन की तरफ बढ़ता है और एक हमला करता है। और वुमन मन में सोचता है तो ये है आयरन ब्लेड के 13 स्टेप्स हैं, और ये सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर तो है। और वो बच्चा मन में सोचता है कि वाह, और एक इडियट के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो है, लेकिन चलो अब मुझे थोड़ा और सीरियस होना होगा। और इसी के साथ में वो कुछ हमले करता है और वुमन उनको डॉज करता है। वो मन में सोचता है क्या, और वो इतने ज़्यादा बेकार खड़े होकर भी डॉज किए जा रहा है, तो चलो मैं और स्पीड बढ़ाऊंगा। और आगे वुमन उसको भी ब्लॉक कर लेता है। और मन में सोचता है एक मिनट, ये इसको भी ब्लॉक कर रहा है और मेरा और दिमाग खराब हो रहा है, मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करूंगा। और इसी के साथ में वो तलवार से एक हमला करता है और वुमन उसकी तलवार को रोकता है और थोड़ा पीछे जाते हुए कहता है आउच आउच। और आगे वो बच्चा कहता है आखिर ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, और ये इडियट। और वुमन मुस्कुराते हुए कहता है अरे नहीं, मुझे डर लग रहा है। और वो सामने वाला बच्चा कहता है एक मिनट, वो हंस रहा है और ये बास्टर मुझे ताना मार रहा है क्या, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और जूरियोंग कहती है ओह, और मेरे बेटे चलो अब खेलने का समय खत्म है और तुम्हें सीरियस होना चाहिए। तो बच्चा भी कहता है कि हाँ मदर। और वो वुमन पर हमले किए जा रहा था। वुमन कहता ओह, तो तुम बस मजाक कर रहे थे क्या? और मुझे लगा था कि आखिर में इतना ताकतवर कैसे हो गया? और लगता है कि, और देखने से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी और तुमने मुझे बेवकूफ़ बना दिया यार। और उसका जो भतीजा होता है, हम इसको भतीजा ही बुलाएंगे यार, वो बोलता है कि ये असल में मेरी पूरी ताकत है यार, मैं अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ रहा हूँ। और इसी के साथ में वुमन कहता है कि उप्स, और एकदम से अपनी तलवार से उसके मुंह पर एक मारता है और कहता है कि सॉरी सॉरी, और मेरा हाथ फिसल गया। और उस बच्चे के 2 दांत टूट जाते हैं। कहता मेरे मेरे दांत। और तभी वुमन उसको एक और मारता है। और आगे वो कहता है अरे नहीं, और मुझे लगा था कि तुम उसको डॉज कर लोगे, और क्या तुम्हें दर्द हो रहा है मेरे भतीजे, और सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। और इसी के साथ हमारा ये वुमन वहाँ पर उस बंदे को एक मारता है और कहता है हाँ मुझे लगा था कि तुम इसको डॉज कर लोगे यार, और मेरे भतीजे क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, और सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो।
और वो बच्चा कहता है कि 1 मिनट और ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और इसी के साथ में वो अपने तलवार की चीख का इस्तेमाल करता है और एक हमला करता है, और वुमन कूद कर वो डॉज करता है और बाद में उसके पेट के ऊपर एक लात मारकर खड़ा हो जाता है, और उस भतीजे के तो हाथ से वो तलवार गिर जाती है। जूरियोंग कहते कि बस ये इतना बहुत हुआ, और वुमन कहता क्या बहुत हुआ, लेकिन वही था ना जिसने कि मुझे लड़ाई के लिए चैलेंज किया था पहले। और तभी वो बच्चा खड़ा होता कहता तुम सन ऑफ अ बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुझे नीचा दिखाने की। और वुमन मन में सोचा अब ये फंस गया। और वुमन कहता क्या क्या तुमने मेरी इंसल्ट किया, और भले ही तुम्हारी उम्र मुझसे ज़्यादा हो, लेकिन अगर परिवार के रूप में देखा जाए तो मैं तुमसे ज़्यादा ऊपर की पोजीशन में, और मैं तुम्हारे अंकल जैसा समझे, और मुझे भी आयरन ब्लेड हाउस के नियमों का अच्छे से पता है, और वो ये सारी चीज़ें सीरियसली लेते हैं। और वो अपने हाथ में एक ची का इस्तेमाल करते हैं, उसका मुंह पकड़ता है और कहता तुम बेवकूफ़ कही के, और उसको दूर फेंक देता है। और वो बच्चा उसकी मम्मी के पास में जाकर गिरता है, और जूरियोंग जोर से चिल्लाती तुम बास्टार्ड, और अपना ऑरा रिलीज करती है। वुमन मन में सोचता है कि मैंने सुना तो था कि वो इस आयरन ब्लेड हाउस का जो लीडर है उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, और सच में उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव अमाउंट में ची तो है। और आगे वुमन कहता आखिर तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, और ये तो बस एक एक्सीडेंट से उसको चोट लग गई थी ना एक लड़ाई में, जैसा कि मेरे पिताजी के साथ में हुआ था। और जूरियोंग कहते आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वुमन कहता लेकिन क्या आपके पास में अभी इसके लिए समय है, हाँ, लेकिन और तुम्हें जल्दी से यहाँ पर अपने बेटे को डॉक्टर के पास में नहीं ले जाना चाहिए। और जूरियोंग गुस्सा हो रही होती और मन में सोती यस सन ऑफ अ। और वुमन वहाँ पर मन में सोच रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को मारने की कोशिश करने की, वो भी एक एक्सीडेंट दिखा के, और मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। और ये तो बस शुरुआत है, और उसके बेटे की तो हालत ही खराब होती है, और वुमन का हाथ उसके मुंह पर छपा होता है। और वुमन की मम्मी वो देखते हुए मुस्कुरा रही होती है और मन में सोती कि हाँ, और अपने दुश्मन को गुस्सा दिलाना और बाद में बदला लेना, और आखिर मेरा बेटा ऐसा इंसान कब बन गया, और वो उसके पिताजी से ज़्यादा उसके नाना जी के ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, और मुझे पता नहीं कि आखिर मुझे ये चीज़ पसंद आनी चाहिए कि नहीं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि 1 महीना बीत जाता है, और वुमन कहीं पर बोल रहा था कि फीस्ट, क्लॉप, पाम और हुक और अलग अलग टेक्निक किए जा रहा था, और मन में सोचा कि यहाँ तक कि बिना तलवार के भी ये जो जितने भी मैं तलवारबाजी वाली चीज़ें कर रहा हूँ ये काम की है, और ये कभी ना खत्म होने वाली साइकिल और अनब्रेकेबल सेलेस्टियल मार्शल का इमोर्टल आर्ट, और ये तलवारबाजी के अंदर ही होता है, लेकिन जितनी भी टेक्निक है वो सब भी मैं तलवारबाजी के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ। और शेनियोन के देखते हो कहते कि वाह, और वो तो और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया यार। और वो मन में सोची चलो, और इससे मेरी जो जेंटल मेडन की शॉर्ट स्टाइल है जो कि मैंने मास्टर से सीखी है वो और भी ज़्यादा मेरी मदद होगी उसमें। और तभी वुमन उसको देखता है, और वो शियोन वहाँ पर तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है, और वुमन मुस्कुराता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक पत्थर पर बैठे होते हैं, और शियोन कहते थैंक यू ब्रदर, और तुमसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। वुमन कहते कि हाँ, सुनकर अच्छा लगा कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया। और वो मन में सोचता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा ही अजीब लगता है उससे एकदम नॉर्मल बात करने में। और शियोन कहती है कि मुझे कुछ चीज़ थी जो कि मैं तुम्हारे साथ में डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन लगता है कि मैंने आज कुछ ज़्यादा ही समय बर्बाद कर लिया, और मेरे अंकल को चिंता हो जाएगी, तो इसलिए मैं अभी वापस जा रही हूँ। और वुमन कहता ठीक है, मैं भी अब जाने ही वाला था। और शियोन कहती चलो तो अगली बार मिलते हैं ब्रदर, और हमने आज ठीक से बात ही नहीं की, नहीं, और अगली बार। वुमन कहता कि हाँ, अगली बार हम और भी ज़्यादा बातें करेंगे क्योंकि हम आज नहीं कर पाए। तो शियोन कहती कि हाँ चलो, तो अब मैं जाती हूँ। और इसी के साथ में रात हो जाती है। रात को हम देखते हैं कि वुमन जाते हुए अपनी तलवार को बोल रहा था सॉरी, और मैं वादा करता हूँ कि अगली बार मैं तुम्हारे साथ में ट्रेनिंग करूंगा। और वो मन में सोचता है कि जो जूरियोंग थी वो, मुझे लगा था कि वो अपना गुस्सा रोक नहीं पाएगी और वापस हम पर कब हमला कर देगी, लेकिन अभी 1 महीने में तो कुछ भी नहीं हुआ है, और मैं ऐसे लापरवाही से उनको गुस्सा नहीं दिला सकता, और इसीलिए अभी मैं बस कुछ समय के लिए उनको ऐसे देखूंगा। और हम देखते कि सुबह हो जाती है, और एक बंदा बोल रहा था कि बड़े भाई, और जो दूसरा बीच वाला बॉस लुटेरा होता है वो मुस्कुरा रहा था और कहता कि आखिर क्या हुआ। तो वो टकला आदमी कहता क्या तुम किसी तरह के मॉन्क बन चुके हो क्या। तो वो कहता क्या, और वो टकला आदमी कहता क्या तुम्हें पता आखिर अभी तुम किस तरह का चेहरा बना रहे थे। और वो बंदा कहता क्या, और क्या क्या मैं अभी मुस्कुरा रहा था। तो वो टकला आदमी कहता कि हाँ बड़े भाई, और हम लोग ये जब से आए तो ये परिवार का काम किए जा रहे, और आखिर हम लोग एक नौकर बन चुके हैं, और फिर भी तुम इतने खुश कैसे लग सकते हो। तो वो बड़ा भाई बोलता कि शिट, और मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इस ज़िंदगी से संतुष्ट हो चुका था एक पल के लिए भी, और मैं सच में वो वुमन मेरा ब्रेन वॉश कर रहा है यार। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कुछ लोग आते बॉडीगार्ड्स, और एक बंदा कहता आखिर ये क्या यार, और ये फ्री का खाने वाले, ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई गुंडे है जो कि लॉन्ड्री कर रहे हो। और एक बंदा कहता है आखिर तुम अपने वो नीचे मेन पार्ट भी क्यों रख के बैठे हो। और तभी वो एक गुंडा उठता है और कहता है कि ओह, और तुम जो रियोंग के गार्ड्स हो नहीं, तुम्हें लगता क्या तुम किससे बात करो बास्टर्ड। और टकला बंदा कहता क्या तुम मरना चाहते हो। सामने वाला बंदा कहता सन ऑफ अ बिच, और तुम बस यहाँ पर एक कपड़े धोने वाले हो, और शायद तुम्हें अपना लेसन तभी सीखने को मिलेगा जब तुम्हें 6 फीट जमीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा। तो सामने वाला लुटेरा कहता मदरफकर्स, और मैं तुम्हारा मेन पार्ट काट दूंगा, उसको कुक करूंगा और उसको सुअरों को खिला दूंगा, और कुत्ते तो इसको खाएंगे भी नहीं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। और सामने वाला बंदा कहता तुम्हारी हिम्मत कैसी, अब तो तुम गए, और तलवार निकालने लगता है। और तभी एक बंदा उसको रोकते हुए कहता रुक जाओ, और वो आपस में कुछ बात करने लगते।
और उन तीनों में से एक बंदा कहता है ये एसोल्स, और टकला बंदा कहता है आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं। और तभी सामने वाला एक बंदा कहता है नहीं नहीं, हम लोग तो ऐसे मजाक कर रहे थे, और तुम लोगों ने जो इंसल्ट किया वो सच में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है यार। और अभी और ज़्यादा हमारे आयरन ब्लेड हाउस के साथ ही दोस्तों के साथ में लड़के कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा नहीं, और इसीलिए हम लोग जा रहे हैं, और प्लीज़ और अब से ज़्यादा अच्छे से दोस्त बन के रहते नहीं। और वो तीनों लोग बात करते और कहते आखिर इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है यार। टकला बंदा कहता है कि लगता है कि वो लोग उन सबका दिमाग खराब हो चुका है, और बीच वाला बॉस कहता है कि हाँ, और लगता है कि वो लोग हमसे डर गए, और इसी के साथ में कोई कहता है अरे हम लेट हो गए, और चलो जल्दी से फिनिश करते वरना वो डीमन वूमन वो वापस हमसे कुछ बोलेगा यार। और इसी के साथ में वो तीनों कपड़े लेकर जा रहे होते, और बीच वाला बंदा कहता है हम लोग लेट हो गए जल्दी करो। टकला बंदा कहता है मुझे भी भूख लग रही है यार। और तभी उनके सामने कोई आता है और वो लोग कहते हैं हाँ आखिर तुम कौन हो, और सभी लोग कुछ मास्क पहन के आए होते हैं, और वो लोग कहते हैं कि हैं। बीच वाला बंदा कहता है ओए, और आखिर तुम बेवकूफ़ कौन हो जो दिन दहाड़े ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हो। और तभी हम देखते कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है, और वो तीनों को बहुत ज़्यादा पीट दिया गया होता है। एक बंदा कहता है ये बास्टार्ड, ये ज़रूर वही होंगे जो पहले हमसे लड़ाई कर रहे थे। दूसरा बंदा कहता है कि हम लोग सॉन्ग फैमिली के मेंबर्स हैं, और इसीलिए वो खुले में हम पर हमला नहीं कर सकते थे, और अपने आप को एक कायर की तरह कवर करके आए। टकला बंदा कहता है आखिर हम उन कपड़ों का क्या करें शिट। और तभी वुमन वहाँ पर आता और कहता है कि ओए, और मैं यही सोच रहा था कि आखिर क्या हुआ, और तो ये तुम लगते हैं, और आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम्हें किसने पीटा। और तभी वो तीनों रोने लगते और कहते हैं सर सर, और जैसा आप देख सकते हो। और वुमन कहता ओ ऐसी बात है, और जूरियों के जो गार्ड्स है और ऐसी चीज़ें अपना बेहरूपिया बन के, हाँ, और ये ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि वो किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं। और वो लोग कहते हैं ये कितना गलत है नहीं, और वो बास्टार्ड, और हमने कपड़े धोने में कितनी ज़्यादा मेहनत की थी और उन लोगों ने सब कुछ बिगाड़ दिया। वुमन कहता है और आखिर किसने कहा था कि तुम लोग इस तरह से मार खाओ, हाँ किसने कहा था। और वो लोग कहते हैं हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे हमारी ताकत के साथ में। वुमन कहता है कि अब से तुम भी कल से है ना वो ट्रेनिंग में पार्ट लोगे, समझ गए, और बाद में जल्दी से अभी ये कपड़े वापस साफ करके आओ। और वो लोग कहते ठीक है सर। और वुमन कहता अगर एक भी वहाँ पर धूल का कण दिखा तो तुम गए काम से। तो वो बीच वाला बंदा कहता कि ये सन ऑफ ए बीच, ये भी कितना ज़्यादा बुरा है यार, और ऐसी हालत में भी हमसे कपड़े धुलवा रहा है, और ट्रेनिंग वो बस हमें वापस वो घोड़े की तरह खड़ा रखेगा नहीं। और आगे हम देखते कि वुमन जाते हुए मन में सोच रहा था कि अगर मैं इस चीज़ को ऐसे जाने दूंगा तो वो लोग हमें पुश ओवर समझेंगे और हमसे ऐसे पंगे लेते रहेंगे। इसी के साथ हम देखते कि रात का सीन जहाँ पर कि वो सभी लोग जिन्होंने कि उन तीनों को पीटा होता कहीं जा रहे होते, और बोल रहे थे कि अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है उन बेवकूफ़ सॉन्ग फैमिली के लोगों को पीट के, और उन लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने उनको मारा नहीं। और तभी एक इंसान मास्क पहने हुए आता है और कहता है कि तुम्हें खुद को मज़ा आ रहा है, हाँ? और वो बंदा कहता है आखिर तुम हमसे बात करो और तुम हो कौन। और दूसरा बंदा कहता है आखिर ये क्या एक मास्क। और हम देखते हैं कि ये वो नहीं होता है, हमें तो पता ही है। और वो बंदा कहता है मैं तो बस कोई ऐसा जो यहाँ पर ट्रेनिंग करने आया हूँ। और इसी के साथ में वो कहता है फीस्ट पाम, और अलग अलग हमले कर रहा होता है और उन सभी लोगों को बहुत पीटता है। और एक बंदा कहता है बास्टार्ड, और ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और किसने तुम्हें हायर किया। और वुमन कहता है हाँ तुम अभी भी बातें कर रहे हो, और उन सभी लोगों की पीट पीट कर हालत ख़राब कर देता है। और आगे हम देखते हैं कि वो एक बंदा कहता है कि शिट, और ये ज़रूर वो सॉन्ग फैमिली का बास्टार्ड होगा। दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, और ऐसा तो दूसरा कोई नहीं जिसकी कि हमसे दुश्मनी हो, और अगर क्या होगा कि अगर इतना कोई ताकतवर हम पर हमला करेगा, और ये ज़रूर वही होगा नहीं। और एक बंदा कहता है चलो, और हमें जल्द से जल्द ये बॉस को रिपोर्ट करना होगा और इस बास्टार्ड को मारना चाहिए हमें अब। और हम देखते कहीं पर वुमन एक घर के ऊपर खड़ा रहता है और अपना मास्क हटाता कहता फ्यू, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार। और उनकी हिम्मत कर रहे हो कैसे हुई मेरे बॉयज से पंगा लेने की, और भविष्य के लिए मुझे पक्का करना होगा कि वो जो तीनों लोग हैं वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाए, और वो बच्चे भी। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि उसको पीछे से कोई देख रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा ईविल हंसी दे रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये सुबह सुबह किसी को ट्रेनिंग करवा रहा होता है, बोलता है कि वो तुम यहाँ पर, और तुम्हारा जो कंधा है वो बहुत ज़्यादा पीछे और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और वो लोग कहते हैं ठीक है सर। और वुमन मन में सोच रहा होता है कि मैंने बेखून के जो 13 स्टेप थे आयरन ब्लेड हाउस के, और उसको मेरी आइस स्टॉर्म की डिवाइन आर्ट के साथ में कंबाइन किया, और इसके साथ में भले ही हमारे तलवारबाजी के स्टाइल में कितनी ही ज़्यादा गैप क्यों ना हो, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रहेगा ये आयरन ब्लेड की टेक्निक से भी। और आगे वो एक बच्चे को देखते हो कहता है ये सियोल जावा, और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है शायद अपनी बहन के लिए, और ये देखने से तो ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी है। और दूसरी तरफ एसएम, और वो सबसे ज़्यादा एवरेज बंदा है हमारे यहाँ पर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है हर एक मूव्स में उसके, और उसकी उस पर्सनालिटी को देखते हुए लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि उन बंदों को जिसको कि वुमन ने पिछले चैप्टर में पीटा होता वो आते और कहते कि यही वो जगह है। और वुमन एकदम से पीछे मुड़ता और अपनी तलवार सामने करते हुए कहता तुम कौन, और वहीं पर रुक जाओ। तो एक जो उनके बीच में कैप्टन होता है कहता कि मैं ड्रैगन ब्लेड ब्रिगेड का चीफ हूँ और मेरा नाम सियो वुंग है। वुमन मन में सोचता है कि ये जोरियोंग के गार्ड्स में से एक है और ड्रैगन ब्लेड चीफ, हाँ, और ये सभी वो लोग हैं जिनके ऊपर कि मैंने हमला किया था। और आगे वो कहता लगता है कि ये जो चीफ है वो खुद मुझसे मिलने आया कैप्टन की जगह पर। और तभी जो पीछे वो तीनों लुटेरे होते एक बंदा कहता ये वही लोग हैं उनके पीछे, और वही थे जिन्होंने हमारी पिछली बार बेइज्जती की थी। वुमन कहता चलो एक बार के लिए ब्रेक लेते और तुम लोग जाओ, और वो लोग कहते ठीक है। आगे हम देखते कि पीछे से वो एक बंदा बोल रहा था कि हम लोग यहाँ पर इसलिए तुमसे मिलने क्योंकि, लेकिन तभी वुमन कहता कितने तुम बदतमीज हो,
और आखिर तुम्हारा नोटिस कहाँ पर है हमसे मिलने से पहले, और क्या तुम्हें परमिशन मिली है? तो वो बंदा कहता अभी कुछ ज़्यादा ही शोर मच रहा था। तो वुमन कहता तो क्या, और क्या ये ठीक रहेगा कि तुम्हारे जैसे बस ऐसे खरीदे हुए मर्सिनरीज जो कि इन परिवार के द्वारा खरीदे गए और तुम एक एल्डर के यहाँ पर जगह पर आ जाओ, वो भी बिना किसी परमिशन के? तो सामने वाला बंदा मन में सोचता है कि उसका जो परिवार है वो बस फॉर्मेलिटी के लिए एल्डर बना है, और फिर भी वो इतना ज़्यादा घमंडी बन रहा है, और मैं महान मिस्ट्रेस जो रियोंग का एक गार्ड का चीफ हूँ, और उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। और हमें बताया जाता है कि ये न्यूज़ जो कि पाम एम्परर किसी और सफ़र के लिए निकल चुके हैं, ये पूरे परिवार में फैल चुकी थी। और जब एक बार पाम एम्परर कहीं पर सफ़र के लिए निकलते तो कम से कम 10 साल तक तो वापस नहीं आते, और इसीलिए जितने भी इस आयरन ब्रेड हाउस के लोग थे वो अभी वुमन की फैमिली के साथ में और भी ज़्यादा बदतमीजी से बातें करने लगे थे। और वो गार्ड का कैप्टन कहता मैंने सुना कि जिस कल्प्रिट ने हमारे जितने भी वॉरियर्स हैं उन पर हमला किया और वो यहीं पर है, और इसलिए मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं था और तुरंत मैं यहाँ पर आ गया, और इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और सामने वाले जो लोग होते, एक बंदा मन में सोचा कि यही वो लोग थे जिन्होंने कि हम पर हमला किया था, लेकिन आखिर उनकी ये हालत किसने की? और एक वो टकला बंदा सोच रहा होता है कि हाँ तुम इसी के लायक हो, तुम सन ऑफ बिचेस। आगे हम देखते हैं कि वुमन बोल रहा होता है तुम बोल रहे हो कल्प्रिट, और तुम्हें हम पर शक हो रहा है, और आखिर तुम यहाँ पर हमें ये बोलने क्यों आए कि तुम्हारे जो लोग हैं वो बेवकूफ़ों की तरह मार खा के आ गए? तो चीफ कहता है कि ओह, और आगे वो कहता ओए चोलसोंग तुम बोलो तो वो पीछे वाला बंदा कहता कि हाँ चीफ, और एक सिंगल बंदे ने हम पर हमला किया था, और वो आदमी थोड़ा पतला था लेकिन उसका बिल्ड काफ़ी ज़्यादा सॉलिड था, और उसने एक ताकत और फीस्ट स्टाइल इस्तेमाल की थी, और उससे भी ज़्यादा उसकी जो बात करने का स्टाइल था, और मुझे वो क्रिस्टल क्लियर याद है। तो पीछे वाले लोग जो थे वो मन में सोचते हाँ, और वो लोग क्लियरली इस डेविल बास्टार्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं, वुमन के बारे में। और वो लोग रोते हुए मन में सोचते क्या उसने हमारा बदला लिया, लेकिन इसका सेंस बनता है कि ये डेविल बास्टार्ड ये सच में ये सब कर सकता है। और दूसरा बंदा मन में सोचता है तो वो हमसे इतनी भी नफरत नहीं करता है। वुमन कहता है कि चलो, और बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो कि तुमने जैसा बताया वैसे ही है। और एक बंदा कहता है कि हमें ठीक से पता नहीं चलेगा क्योंकि तुम मास्क पहन के आए थे, लेकिन ये तुम ही थे नहीं, और चीफ वही था जिसने कि ये सब बदले के लिए किया। लेकिन तभी वुमन मन में सोचता है कि तो वो फंस गया मेरे जाल में। और तभी वुमन उसके पास में आता कहता ओह बदला, तो इसका मतलब कि क्या तुमने हमारे लिए सामने कुछ किया था कि हमें बदला लेना पड़े? हाँ। और वो सामने वाला बंदा कुछ बोल नहीं पाता। वुमन कहता ओह हाँ, मैंने पहले सुना था कि मेरे जो तीनों परिवार के नौकर है इनको किसी मास्क पहने हुए लोगों ने पीटा था, और क्या हो सकता है ये तुम हो? और मैंने किसी को बोला नहीं था कि मेरे लोगों को चोट लगी, तो जब तक कि जो वो कुत्तों के पिल्ले जिन्होंने कि इनको चोट पहुंचा इसके पीछे के तुम ही हो, और उनको तो पता नहीं होना चाहिए वरना तुम्हें। तो सामने वाला बंदा कुछ बोल नहीं पाता। वुमन कहता है कि मैंने तुम पर हमला नहीं किया, लेकिन लगता है कि तुमने कुछ गुनाह तो किया है नहीं, और इसीलिए तो तुम सबसे पहले शक करते हुए मेरे पास में आए, राइट? और सामने वाला बंदा मन में सोच रहा था कि मैंने उसको बेवकूफ़ समझा, लेकिन लगता है कि मैंने उसको हद से ज़्यादा कम समझ लिया यार। आगे वो बंदा कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, और लगता है कि हमें कुछ गलत फहमी हो गई थी और प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। और आगे कहता ओए चोल सिंह, और इससे माफ़ी मांगो। तो पीछे वाला बंदा कहता हाँ, लगता है कि मेरे जब सिर पे जोर से मार पड़ी तो मैं थोड़ा पागल हो गया, और अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यहाँ पर इस सॉन्ग फैमिली में तो कोई नहीं होगा जो कि हम पे हमला करेगा, राइट? वुमन कहता तो बहुत अच्छा, और तुम्हें पता है कि पीछे कब हटना चाहिए नहीं, और तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था जबकि तुम्हारी गलती थी। तो और वो चीफ कहता कि मैं माफ़ी चाहता हूँ मुसीबत के लिए और गुड बाय। और इसी के साथ में वो लोग वहाँ से जाने लगते। वुमन मन में सोचा कितने शर्म की बात है यार, और थोड़े से वो लोग लाइन से और बाहर निकल जाते ना तो मैं अभी फिजिकल होकर इनको पीट डालता। और उसने अपना गुस्सा तुरंत रोक लिया और पीछे हट गया। और लगता है कि जो ये सियो वोंग है ये काफ़ी ज़्यादा समझदार इंसान है। और इसी के साथ में वुमन के आखिर तुम लोग क्या देख रहे हो, और अभी ब्रेक खत्म हुआ और वापस काम पे लग जाओ। वो लोग कहते हैं यस सर। वुमन मन में सोचता है कि मुझे अपनी खुद की ट्रेनिंग में भी आलस नहीं करना चाहिए और मैं अपनी मेंटल ट्रेनिंग वापस शुरू करता हूँ। लेकिन तभी वुमन को आवाज़ आती है कि अगर तुम ये घटिया और खूनी नसीब से बचना चाहते हो आयरन ब्लेड हाउस के। और वुमन मन में सोचता है हाँ, और ये वॉइस ट्रांसमिशन उसको आवाज़ आती है कि अभी के अभी श्योर के वहाँ पर जगह पर आ जाओ। और वुमन कहता है 1 मिनट, ये जगह ये तो ब्लडी एम्परर की है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन अपनी जगह से कहीं भाग रहा होता है, और वही जगह जिसका नाम सोयो होता है जहाँ पर कि उसको पहले बोला होता है उस ब्लडी एम्परर ने, वहाँ पर वुमन जा रहा होता है। और कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि ये एक राक्षस है और ये ब्लडी क्लाउड एम्परर है, और सभी लोग भागो यहाँ से। और जब सभी लोग भाग रहे होते हैं तो वुमन उनके उल्टी दिशा में भाग रहा होता है। एक बंदा कहता है ओए आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो, और तुम्हें भागना होगा, और तुम यहाँ पर उस तरफ नहीं जा सकते ओप्पा। और वो छोटी बच्ची भी बोल रहे थे। वुमन कहता मैं ठीक रहूँगा और आप यहाँ से प्लीज़ भागते रहिए, और हमें पता नहीं कि आखिर क्या हो सकता है। और आगे वो एक बंदा कहता तो तुम सुरक्षित रहना, और वो लड़की कहती नहीं, और उसको भी भागना होगा ओप्पा, और वहाँ पर एक डेविल है। तो वुमन कहता है कि मैं ठीक रहूँगा और तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, और थैंक्स। और इसी के साथ में वो सभी लोग वहाँ से जा रहे होते। वुमन मन में सोचा कि नॉर्मली ये जगह लोगों से भरी पड़ी रहती है, लेकिन यहाँ पर आज एक सिंगल आत्मा भी नहीं दिख रही है, और ये जरूर उस ब्लडी एम्परर का ही काम होगा, और उसकी ची इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि दम। और आगे वुमन सोचता है कि इसका मतलब कि ज़रूर जो नाना जी होंगे उसने इसको मिस कर दिया होगा और इससे मिले ही नहीं होंगे। और आगे वुमन एक गहरी सांस लेता है और वो मन में सोचता है कि ये वही है
और तभी हम देखते कि वहाँ पर किसी तरह का एक लाल लाल पिंजरे जैसा होता है और उसमें कुछ लोग होते। और कोई एक बोल रहा था प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, और हमें पता नहीं था कि तुम एक आदमी हो यार, और हे भगवान, और वहाँ पर जो नौजवान आदमी प्लीज़ हमें बचा लो। तो वो ब्लडी एम्परर बोलता है कि मैं जब भी कहीं पर जाता हूँ तो ऐसे जो लोग होते हैं मुझे लड़की समझकर मेरे पीछे आ जाते हैं, हौसी दरिंदे कहीं के, और इनके कारण मुझे बहुत गुस्सा आता है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ डालने की। हाँ, और वुमन मन में सोचता है कि नाना जी ने मुझे इसके बारे में बताया था, और ये ब्लडी क्लाउड का वैम्पायर केज है। और आगे वो एक बंदा रो रहा था और कहता कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि आप एक आदमी हो, और अगर आप मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं कुछ भी करूँगा। और वो ब्लडी एम्परर कहता कि मुंह बंद करो और मरो। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि जैसे वो सभी लोग अंदर ही पिस जाते हैं और मर जाते हैं, और उन सब का खून वो ब्लडी एम्परर पी जाता है। और वो बाद में जेब लपलपा रहा होता है और कहता है कि वाह, और ये इतना भी बुरा स्नैक नहीं है मेरे लिए। और वुमन वो देखते हुए कहता कि मुझे कोई ओपनिंग नहीं दिखी, और मैं उन लोगों को बचा ही नहीं पाया। और आगे वो ब्लडी एम्परर को देखते हुए सोचता नहीं, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि अगर मैं भी इससे जिंदा बच के निकल पाऊंगा कि नहीं खुद। और तभी हम देखते हैं कि ब्लडी एम्परर कहता कि ओह, और ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव था, और तुम सच में इतने ज़्यादा नौजवान बच्चे हो, लेकिन तुम ऑलरेडी अपना वो ची को मेंटेन कर रहे हो और अपनी ची को स्टेबलाइज रखकर मेरे सामने खड़े रह पा रहे हो। वुमन मन में सोचता शिट, और मेरी जो सेलेस्टियल मास्टर का इमोर्टल आर्ट है वो अपनी मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल कर रहा है बस इसके लिए ताकि मैं शांत रहकर यहाँ पर खड़ा रह सकूं। और ब्लडी एम्परर कहता कि सच में, और मैं सच में सोच रहा हूँ कि आखिर जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने क्या किया था। ओ हाँ, सही कहा, और मैंने हमारे कल्ट लीडर को मार दिया था। और इसी के साथ हो रहा होता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने क्या किया था पता है। ओ हाँ, याद आया मुझे, और मैंने हमारे कल्ट लीडर को ही मार दिया था। हमें बताया जाता है कि द ब्लड कल्ट, और भले ही वो लोग हेवनली डीमन कल्ट के जितने इन्फ्लुएंस वाले ना हो, लेकिन उनकी भी काफी ज्यादा पुराना इतिहास है कि उनकी जो ताकत है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। और जो ब्लडी क्लाउड एम्परर था वो ब्लड कल्ट का ही एक डिसाइपल था, और बाद में उसने अपना नाम बनाया था जब उसने कल्ट लीडर को ही मार दिया था। और ब्लडी एम्परर बोल रहा होता है कि क्या तुमने कभी भी एक पूरे परिवार के खत्म होने वाली तबाही के बारे में सुना है। और हमारा परिवार एक छोटे से गांव में एक स्कूल चलाता था, लेकिन एक दिन कुछ सिपाहियों का ग्रुप आया हम पर हमला करने के लिए, और हमें एक ऐसा नाम और एक आदमी के बारे में बता रहे थे जिसके बारे में कि हमें बिल्कुल पता ही नहीं था। और हम में से हर एक इंसान को वहां से ले जाया गया, और जितने भी मर्द थे उनको मार दिया गया, और औरतों को गुलाम बनाकर या फिर वेश्या बनाकर गवर्नमेंट के द्वारा बेच दिया गया, और जो बच्चे थे मेरे जैसे उन सभी को गुलाम के रूप में बेच दिया गया। और जिसने मुझे खरीदा था वो उस समय का ब्लड कल्ट का लीडर था, और द 19वां ब्लड डीमन। और भले उसने दूसरे लोगों को नहीं बताया, लेकिन वो एक गे था, मतलब होमोसेक्सुअल। और मैं उसके खेलने वाला खिलौना था 20 साल की उम्र तक, और ये बहुत ही ज़्यादा घिनौना था, और यहाँ तक कि मुझे सुसाइड के भी विचार आते थे, लेकिन मैंने हो सके वो सारी चीज़ें की थी उसको खुश करने के लिए और उस घटिया इंसान के लिए। और मैंने यहाँ तक उसको अनगिनत बार ये भी बोला कि मैं उसको कितना प्यार करता हूँ। लेकिन तुम्हें पता आखिर मुझे तब कैसा लग रहा था जब मैंने ऐसी चीज़ें बोली उस मर्द को जिसने कि मेरे पूरे ज़िंदगी तबाह की हुई थी। लेकिन उसके कारण उसने मुझ पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया, और बाद में अपनी वो डेमोनिक हार्टलेस ब्लड आर्ट टेक्निक सिखाई, और बाद में मैंने ये आर्ट मास्टर किया, और प्रोग्रेस को मैंने छुपा कर रखा। लेकिन एक दिन जब मेरे खुशकिस्मती चमकी और मैंने उसके दिल में अपना चाकू घुसा दिया और उसको मार दिया, और फिर मैंने उसका खून पी लिया और उसके जितने भी डेमोनिक हार्ट का जो ब्लड था वो सब कुछ खा लिया। और जो लोग डेमोनिक हार्ट के प्रैक्टिस करते हैं इस आर्ट का, वो दूसरे लोगों का खून पी सकते हैं, सेम ही लोग जो कि इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और दूसरे लोगों की चीख को ऑब्जर्व कर सकते हैं हम फिर। और जब किसी दूसरे के अगर तुम ब्लड को पियोगे तो बस तुम्हारी चीज थोड़ी बहुत ठीक होती है, लेकिन इसी के सेम जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनको पीने से तुम्हारा जो आर्ट होता है उसकी चीज से कैपेसिटी बढ़ जाती है तुम्हारी। और जब मैंने उसको मारा और उसका खून पिया तो मैं एब्सोल्यूट मास्टर बन चुका था, और उसके बाद में मैंने ब्लड कल्ट के अंदर हर एक इंसान को मार दिया, कोई ट्रेनिंग किया हुआ आदमी हो या ना हो, छोटे बच्चे, कुत्ते, यहाँ तक कि हर एक को। और वुमन कहता क्या, और वो मन में सोता ये है ब्लडी क्लाउड एम्परर का भूतकाल जिसके बारे में कि किसी को भी नहीं पता यहाँ पर। और ब्लडी एम्परर कहता कि मैं सिंपली वही चीज़ हूँ जो कि उन लोगों ने मुझे बनाया है, तो अब क्या तुम समझ सकते हो कि आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ। वुमन कहता मजाक करना बंद करो, और तुम आखिर उन लोगों का क्या जिन भोले लोगों को तुमने मार दिया, और तुमने उन लोगों को भी मारा जो तुम्हारी तरह विक्टिम थे उस कल्ट लीडर के। और तुम अपने ये बुरे कामों को जस्टिफाई करना बंद करो ये सारी बकवास से। और तुमने अनगिनत नंबर के भोले लोगों को भी मारा जिन्होंने कुछ नहीं किया था ब्लड कल्ट के साथ में। और ब्लडी एम्परर कहता कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, और वेल मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि जो डेमोनिक हार्ट के ब्लड आर्ट के साथ में किसी को मारने में जो मुझे मजा आता था और खुशी मिलती थी वो सिंपली हद से ज्यादा अच्छी थी। वुमन कहता है कि भले ही तुम्हारा भूतकाल कितना भी ज्यादा बुरा क्यों ना हो, लेकिन तुम किसी से भी 1 इंच की भी सिंपैथी डिजर्व नहीं करते हो, और तुम बस एक कातिल से ज्यादा कुछ नहीं हो, एक मॉन्स्टर। और वो ब्लडी एम्परर कहता है कि जैसी उम्मीद थी पाम एम्परर के पोते से, और तुम एग्जैक्टली उसके जैसे हो जब वो छोटा था, और तुम भी एक टाओइज्म का आर्ट सीख रहे हो नहीं। वुमन कहता है कि करेक्ट। तो आगे वो कहता तो क्या तुम भी एक पंडित वगैरह शामैन बनना चाहते हो क्या।
वुमन कहता नहीं, और मैंने ऐसी किसी चीज को कभी डिजायर नहीं किया, और मैं सिंपली बस एक तलवार के रास्ते पर चलना चाहता हूँ, और मेरी तलवार के साथ में मैं तुम्हारे जैसे जितने भी लोग हैं उन सभी को मार दूंगा। और तभी जो ब्लडी एम्परर होता है वो बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और आगे कहता तो तुम एक तलवारबाजी के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, लेकिन बुरी बात यह है कि तुम इस रास्ते के अंत तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। वुमन कहता क्या? ब्लडी एम्परर कहता क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें ऐसे जिंदा छोड़ दूंगा, और जब तुमने अपने पंजे मेरी तरफ गाड़े थे। और आगे वो कहता अब आखिर मुझे तुम्हें किस तरह से मारना चाहिए? वुमन मन में सोचा नहीं, और अगर वो सच में मुझे मारना ही चाहता तो वो ऑलरेडी मुझे मार चुका होता, ना कि मुझे ये सारी चीजें बताता। और जरूर कोई कारण होगा कि वो यहाँ पर ये खुद मुझे बोलने के लिए आया है। और ब्लडी एम्परर उसको देखता है और वापस जोर जोर से हंसने लगता है और कहता कितना बोरिंग है नहीं, और तुम अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो, और मैं एग्जैक्टली 3 साल तक इंतजार करूंगा, और 3 साल के बाद में मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वुमन कहता आखिर क्यों? तो वो ब्लडी एम्परर कहता कि ये ज्यादा अच्छा रहता कि तुम फूल के खिलने का इंतजार करो इससे पहले कि तुम उसको पूरा तोड़ दो। और वुमन कहता कि ये भी एक झूठ है, और वो मन में सोचता कि इसके पास में जरूर कोई दूसरा कारण होगा। ब्लडी एम्परर कहता शायद मुझे इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए नहीं, और चलो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूंगा, और अगर तुम इस रास्ते का अंत देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें डेमोनिक हार्टलेस ब्लड आर्ट सिखाऊंगा। और वुमन कहता क्या नहीं रुको, और तभी ब्लडी एम्परर अपने मुंह से कुछ बोलने लगता है और वुमन अपने कान बंद कर लेता है, और वो मन में सोचता है कि ये मुझे वो ब्लड आर्ट का फॉर्मूला बताने वाला नहीं, वो जबरदस्ती मुझे सुनने में फोर्स कर रहा है। और तभी वो अपने कान पकड़ते हुए कहता कि मैं ये श्रापित आर्ट सीखना ही नहीं चाहता, और रुक जाओ। और ब्लडी एम्परर उसको बोले जा रहा होता है कि तुम्हारे कानों को कवर करना किसी काम का नहीं है, और इसको एक्सेप्ट करो। और वो सीधे उसके दिमाग में ही आवाज जा रही होती है, और वुमन चिल्ला रहा होता है और मन में सोता कि नहीं, और ये माइंड ट्रांसमिशन है, और ये जो एब्सोल्यूट एक्सपर्ट होते हैं वही ये चीज कर सकते हैं। और आगे वो ब्लडी एम्परर बोल रहा था कि मैं तो बस एक कातिल हूँ और एक मॉन्स्टर हूँ, नहीं तुम ऐसे ही बोल रहे थे ना, तो चलो देखते हैं कि आखिर क्या होगा जब तुम हमारा ये डेमोनिक ब्लड आर्ट सीखोगे। और मैं सच में देखना चाहूंगा वो तुम्हारे उस घमंडी पाम एम्परर का एक्सप्रेशन, जब वो देखेगा कि उसका पोता खुद एक विलन बन चुका है। और इसी के साथ में वुमन जोर से चिल्ला रहा होता और कहता कि रुक जाओ। आगे हम देखते हैं कि कहीं पर एक इंसान अपनी तलवार लेकर बढ़ रहा होता है, और वुमन जब अपनी आंखें खोलता है वो कहता है एक मिनट आखिर वो कौन है, और मैंने इस तरह का उड़ते हुआ कदम तो कभी नहीं देखा, और ये बहुत ही ज्यादा शांत है कि यहाँ तक कि ब्लडी एम्परर भी इसको नोटिस नहीं कर पा रहा है। और आगे कहता है एक मिनट क्या है वो, लेकिन तभी ब्लडी एम्परर मन में सोचता है एक मिनट ये बच्चा आखिर क्या देख रहा है। और तभी वो पीछे मुड़ता और कहता शिट, और मेरा काम 70% हो चुका था, और कौन है जिसकी हिम्मत हुई मेरे बीच में पड़ने की। और तभी हम देखते हैं कि पीछे वो तलवार वाला आदमी उस पर हमला करता कहता तो तुमने नोटिस कर लिया, और अब ये खाओ। और इसी के साथ में वो अपनी तलवार से हमला करता है, और ब्लडी एम्परर अपने हाथ से उसको रोकते कहता तुम जिद्दी बास्टर्ड, और लगता है कि मैंने आज यहाँ पर अपना हद से ज्यादा समय बर्बाद कर दिया। और सामने वाला बंदा वापस हमला करता है, और वो दोनों एक दूसरे से दूर हटते हैं। ब्लडी एम्परर अपनी जगह पर जाते हुए कहता है अरे नहीं, और तभी वो सामने वाला बंदा तलवार से वापस उस पर हमला किए जा रहा होता है, और ब्लडी एम्परर उन सबको रोके जा रहा होता है। वुमन सोचता है कि इनक्रेडिबल यार, और ये 2 एब्सोल्यूट एक्सपर्ट के बीच की लड़ाई है, और मैं तो उनकी तलवारों को भी नहीं देख सकता हूँ, और फिर भी ब्लडी क्लाउड एम्परर वो सभी हमलों को रोक सकता है। अनबिलीवेबल यार। और हम देखते हैं कि ब्लडी एम्परर वहां पर एक तलवार को वापस रोकते हुए कहता कि ये कितना ज्यादा दिमाग खराब करने वाली आवाज है नहीं। और तभी सामने वाला वो बंदा अपने शेर की दहाड़ वाली टेक्निक इस्तेमाल करता है, और ब्लडी एम्परर वापस उससे थोड़ा दूर हट जाता है। और इसी के साथ में सामने वाला बंदा अपनी तलवार से वापस एक हमला करता है, और उसकी तलवार पर जैसे 3 रिंग्स होती है, और उसकी इस बार के हमले से ब्लडी एम्परर का हाथ ही कट जाता है पूरा, और वो हाथ साइड में गिर जाता है। ब्लडी एम्परर कहता फक, और सामने वाला बंदा कहता है कि ब्लडी एम्परर और तुम घटिया बास्टर्ड कहीं के, और अब तुम इस पूरी जगह पर मुझे अपने पीछे भगाना बंद करो समझे। और वुमन कहता है कि मुझे पता है वो, और वो मन में सोचता है कि ये ब्लेड एम्परर जंग यी मून है, और ये उन 8 हेवनली मार्शल में से 2 लोगों में से एक है जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, और एक इंसान जिसका कि टाइटल ब्लेड एम्परर है, और भले ही वो कानून के लिए काम करता है। और ये वो पहचान थी इस बंदे की जो यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आ गया। और ब्लडी एम्परर गुर्रा रहा होता है, और तभी हम देखते हैं कि जो उसका हाथ कट के पड़ा होता है वो एकदम से हवा में उड़ता है और उसके हाथ से वापस जुड़ जाता है। और वुमन कहता है हे भगवान, और ये वो ऐसा भी कर सकता है। और ब्लडी एम्परर कहता है कि तुम सच एक पुराने शिकारी कुत्ते के लिए तो तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट नहीं हो, और तुमने नोटिस कर लिया कि मैं एक हाइड्रोक्लोरिक बॉम्ब तैयार कर रहा था जब मैं डिफेंड कर रहा था अपने एक हाथ में। और वो मन में सोचा कि उसने मुझे वो शेर की दहाड़ का इस्तेमाल करके तुरंत दूर फेंक दिया, और इससे पहले कि जब मेरी बॉडी हाइड्रो बॉम्ब बनाकर फोड़ सकती, और बाद में अपनी ची वाली तलवार से मुझ पर हमला किया। और भले ही मैंने अपने हाथ को वापस अटैच कर लिया, लेकिन अभी कुछ समय तक तो उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, और ये सच में मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। और सामने वाला बंदा कहता है कि मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि तुम एक आदमी हो कि औरत, लेकिन लगता है कि तुम एक ऐसे मॉन्स्टर बन चुके हो जो कि अपने कटे हुए हाथ को भी वापस जोड़ सकते हो। और इसी के साथ हमारा ये और वाला आदमी बोलता है कि मैं आज तक कभी समझ नहीं पाया कि तुम एक आदमी हो कि औरत,
लेकिन लगता है कि तुम एक ऐसे मॉन्स्टर बन चुके हो कि जो कि अपने टूटे हुए हाथ को भी वापस जोड़ सकता है। ब्लडी एम्परर कहता क्या क्या तुमने? और वो मन में सोचा कि मुझे पता था कि ये बास्टर्ड ब्लेड एम्परर ये मेरा कब से पीछा कर रहा है, और लेकिन ये बात नहीं थी कि मैं उससे डरा हुआ, बट मैं अपने आप की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था अपने ही लेवल वाले से लड़के। और वो यहाँ पर मेरे तक पहुंच गया क्योंकि मैंने इस संग वुमन के साथ में बहुत समय बर्बाद कर दिया। और ब्लेड एम्परर मैं उसके टुकड़े टुकड़े करना बहुत पसंद करूंगा, और अगर ये बच्चा इस ब्लेड एम्परर की मदद करेगा तो वो थोड़ा सा डिफरेंस वो मुझे डिसएडवांटेज में डाल देगा, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये जो गवर्नमेंट का कुत्ता ये बहुत ही ज्यादा बेशर्म इंसान है, जो कि ज्यादा नंबर में भी एक सिंगल दुश्मन पर हमला करने में बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है। और मेरे पास में कोई रास्ता नहीं बचा अब। और इसी के साथ में वहां से कूद कर जाता कहता हम फिर कभी मिलेंगे, तुम गवर्नमेंट के कुत्ते कहिए। आगे वो कहता याद रखना संग वुमन 3 साल के बाद में जो पाम एम्परर है वो भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। और वुमन वो देखता रह जाता है और ब्लडी एम्परर वहां से उड़ के चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो ब्लेड एम्परर होता है वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि ये 3 महीने जब से कि मैं उसका पीछा किए जा रहा हूँ, और वो भी मेरे एम्परर के ऑर्डर के बाद में। और मैं भी इतनी कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को लिमिट से ज्यादा पुश कर दिया यार। और मुझे अब संतुष्ट होना चाहिए कि मैं आज के दिन उसका एक हाथ तो काट पाया। और इसी के साथ में वुमन उसको देखते हो कहता ब्लेड नहीं नहीं मेरा मतलब कि आपकी मदद के लिए शुक्रिया सर। और वो मन में सोचा कि मैंने ऑलमोस्ट उसको गलती से ब्लेड एम्परर बुला दिया था यार। और उसको उसके नाना जी की बात याद आती कि जो ब्लेड एम्परर है और एक जो मार्शल एम्परर है वो अपने टाइटल से नफरत करते जो 8 हेवनली एम्परर के है, और ऐसा बोलते हुए कि जो एम्परर है वो हर किसी को टाइटल देना ही नहीं चाहिए। और ये तो सच में स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा बेकार चीज है, तो इसलिए अगर तुम उन दोनों से कभी भी मिलो तो ध्यान रखना। और ब्लेड एम्परर उसको देख रहा होता है, और हम देखते हैं कि वुमन मन में सोता है आखिर वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। और अचानक से ब्लेड एम्परर के पेट से जोर से आवाज आती है और वुमन डर जाता है। ब्लेड एम्परर कहता है कि मुझे भूख लग रही है और मैं उस बास्टर्ड को काफी लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था, और इसलिए आज मुझे थोड़ा आराम करना होगा और मुझे एक रेस्टोरेंट में लेकर चलो। वुमन कहता है कि हाँ सर। और वो मन में सोचता है कि अभी अभी मैंने उसके पेट से बिजली गिरते हुए सुनी यार, और वो बिल्कुल नाना जी से एकदम अलग है। और अभी के जितने भी 14 एब्सोल्यूट एक्सपर्ट है उनमें से 3 गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, और उनमें से एक जंग ये मून है जो कि ब्लेड एम्परर है। और ये एक आजाद कानूनी आदमी जो कि बस एम्परर का ही हुक्म मानता है और किसी का नहीं। और हम देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट के अंदर वो बोल रहा था कि बहुत इंप्रेसिव और ये जगह मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छी है। और वुमन मन में सोता है इनक्रेडिबल, और वो लगातार 10 सर्विंग खा चुका है और उसके सामने तो मेरे पिताजी एक बच्चे जैसे लगेंगे। ब्लेड एम्परर कहता है कि थैंक यू, और तुम्हारे कारण मैं इतनी ज्यादा डिलीशियस चीजें खा पाया। वुमन कहता है बिल्कुल नहीं, और आप मेरे सेवियर और प्लीज जितना चाहिए उतना खा लो। ब्लेड एम्परर कहता है कि वाह, और तुम सच में काफी ज्यादा दयालु बच्चे हो। और जैसा कि तुम देख सकते हो मेरी जो बॉडी है वो ऐसे सारी चीजों के सामने बहुत ज्यादा कमजोर है, और मेरे जो पैसे है पगार वो तो एक चूहे की दुम जितने कम है। और लेकिन भाई तो तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदे हो, और ये पहली बार है जब मैंने तुम्हारे जैसे उम्र वाले किसी बंदे को देखा जो कि इतना इंप्रेसिव लेवल तक पहुंच चुका हो, और ये सच में काफी ज्यादा अच्छा है। वुमन कहता बिल्कुल नहीं, और ये तो बस आप कुछ ज्यादा अभी दयालु बन रहे हो मेरे ऊपर। ब्लेड एम्परर कहता ओह, और तुम काफी ज्यादा भोले हो, और चलो मुझे बताओ कि आखिर उन बाकी के जो 13 एम्परर है उनमें से तुम अपना टीचर किसको बुलाते हो? वुमन कहता भले ही मैं उसका एक स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे नाना जी है वो एक सेंग वून है, मतलब कि पाम एम्परर। और सामने वाला बंदा कहता हाँ, और तुम उस बदतमीज बेग के पोते हो। और हमें बताया जाता है कि ये दोनों बराबरी के ही उम्र के आसपास के, और जो पाम एम्परर है और ब्लेड एम्परर इन दोनों की ही रिलेशनशिप इस पूरी जगह में काफी ज्यादा जानी मानी थी। और अजीब बात यह थी कि वो दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सेल थे, लेकिन वो एक दूसरे से सामने तो लड़ते थे लेकिन अपने पीठ पीछे एक दूसरे के बारे में बातें करते रहते थे। और ये फैक्ट वुमन को भी एकदम अच्छे से पता था, और इसीलिए वो एकदम शांत रहा था जब उसके नाना जी बहुत ज्यादा वो अलग अलग चीजें बोल रहे थे। और हम देखते हैं कि ये सारा इस फैक्ट के कारण कि जब वुमन देख रहा था कि उसके नाना जी इस ब्लेड एम्परर की बुराई कर रहे थे तो उसके शब्दों में थोड़ी गर्माहट थी। और हम देखते हैं कि जो ब्लेड एम्परर होता है वो वुमन को देखते हुए मन में सोचा कि उसकी एबिलिटीज को देखते हुए मुझे लग रहा था कि मैं उसको अपना स्टूडेंट बना लूंगा। और ये सच में बहुत ही ज्यादा बेकार चीज है कि अगर बेक सेंग वून मतलब कि उस पाम एम्परर का पोता है जो कि गवर्नमेंट से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है, और अगर मैं उसको गवर्नमेंट की सर्विस में लाने की कोशिश भी करूंगा तो वो पाम एम्परर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगा। और मुझे लगा था कि मुझे फाइनली कोई ऐसा मिल चुका है जिसको कि मैं अपनी सोल चेसर स्वॉर्ड स्टाइल सिखाऊंगा, और क्या मुझे फिर भी ट्राई करना चाहिए? पाम एम्परर कहता है आखिर तुम्हारा नाम क्या है? वुमन बताता है अपना नाम, और वो कहता है वो ठीक है वुमन, और क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहोगे गवर्नमेंट की सर्विस के अंदर आने के लिए? वुमन कहता गवर्नमेंट, हाँ, और सॉरी, और मुझे गवर्नमेंट के लिए काम करने का कोई शौक नहीं है। तो वो पाम एम्परर कहता कि हाँ, और वो गुस्सा होते हुए मन में सोचता है कि वो उस ऑलरेडी पाम एम्परर के द्वारा उसके अंदर तक बहुत ही ज्यादा जहर जा चुका है यार। और ब्लेड एम्परर उठते हुए कहता कि इडियट्स, तो यहाँ से दफा हो जाओ, और मुझे अभी जाकर थोड़ा सोना होगा, और आखिरकार मुझे वापस उठकर उस ब्लडी एम्परर का पीछा करना है। और वुमन मन में सोचता कि वो अचानक से कुछ ज्यादा उदास हो गया। और वुमन कहता लेकिन इसका मतलब कि आप ऐसा तो उसको खो दोगे नहीं?
और उसने अनगिनत लोगों को मारा है उस जगह पर भी, और अगर हम उसको खोएंगे तो ब्लेड एम्परर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मेरे पास में ये है, और ये एक मैजिकल क्रिएचर है जिसका नाम की एक जादुई चूहा है यार, और अगर एक बार ये किसी भी चीज की गंध को सूंघ लेता है तो भले ही दुश्मन कहीं पर भी हो, लेकिन ये उनको सूंघ कर निकाल सकता है। वुमन कहता अच्छा तो ऐसी बात है, और वो मन में सोचा कि अगर मैं थोड़ा सा और ताकतवर होता तो मैं उसके ट्रेस करने में मदद कर सकता था और फिर मैं उनसे लड़ सकता था। और ब्लेड एम्परर कहता कि चलो, और एक सेकंड के लिए भी मत सोचना कि तुम वो डेमोनिक ब्लड आर्ट सीखो। और बहुत अच्छी बात है कि जो ब्लड एम्परर था वो उसकी जो सिखाने वाली टीचिंग थी उसमें गलती थी, और जो डेमोनिक ब्लड आर्ट है वो अपने आप से तुम्हारे बॉडी के अंदर ग्रो नहीं करेगा। वुमन कहता कि बिल्कुल, और मेरा भी उसको सीखने का कोई इरादा नहीं है। ब्लेड एम्परर कहता कि अगर तुम एक अच्छी जिंदगी जीना चाहोगे, लेकिन अगर तुम कभी भी ये ब्लड आर्ट सीखोगे तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा, भले ही पाम एम्परर बहुत ही ज्यादा मुझ पर गुस्सा करे। और वुमन कहता कि मैं समझ गया, और मैं कसम खाता कि मैं वो कभी नहीं सीखूंगा। और वो मन में सोचता है कि ये बहुत ही ज्यादा गुस्से है यार, और ये कोई ऐसे वो धमकी नहीं दे रहा। और सामने वाला ब्लेड एम्परर कहता ठीक है चलो, और अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वुमन उसको जाते हुए देखकर मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं आज ब्लडी एम्परर और ब्लेड एम्परर दोनों से एक ही दिन में मिल गया। और ये सिचुएशन सच में बहुत ही ज्यादा अलग होती है अगर नाना जी यहाँ पर होते, और ब्लडी एम्परर वो 3 साल बाद में वापस आएगा। और हाँ, मजाक मत करो, और मैं उससे बहुत समय पहले ही निपट लूंगा। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है, और सियोन आते हुए कहते कि वो वुमन कहता कि आखिर क्या हुआ। सियोन कहते कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, और मैं सोच रही थी कि अगर हम लोग वो नाइट ग्लो जेम को बेचने के लिए साथ में चले जाए और क्या तुम मदद करोगे। और वुमन मन में सोचता है कि ये अनब्रेकेबल सेलेस्टियल मार्शल के आर्ट से लगता है कि वो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा रिकवर हो चुकी है। और वुमन कहता बिल्कुल, और अगर मैं नहीं तो और कौन, और चलो यहाँ से चलते। तो सियोन कहती थैंक यू, और इसी के साथ में हम एक अलग जगह का सीन देखते जहाँ पर कि जो जूरियोंग होती है वो कहते कि क्या, और जितने भी हमारे इंपोर्ट वगैरह है वो बस इतने सही अमाउंट में आया। तो पीछे एक आदमी होता है और कहता कि हाँ, और ये सच में अभी आजकल बहुत ही ज्यादा अच्छे गुलाम ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। जूरियोंग कहते तुम्हें पता है ना कि आखिर मैंने इस बिजनेस के अंदर कितने सारे पैसे इन्वेस्ट किए, और अगर तुम ज्यादा अच्छे रिजल्ट जल्दी नहीं दिखा पाओगे तो तुम्हें अपने आप को मौत का सामने ले जाना पड़ेगा, समझे। और वो आदमी कहता कि मैं वादा करता हूँ तुम्हें अच्छे रिजल्ट दूंगा, और मैं भीख मांगता हूँ, और प्लीज मुझे एक और चांस दीजिए। और इसी के साथ में हम देखते कि जूरियोंग वहां से जाते हुए अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, और इसी के साथ में वो दरवाजा बंद करती है। और ये बंदा कहता अरे यार, और मुझे सच में यहाँ पर इस हायरियोंग और जूरियोंग के साथ में बिजनेस में जाना ही नहीं चाहता, और आखिर अब मैं क्या करूँ। और आगे हम देखते कि जहाँ से अभी भी वो हायरियोंग गई होती है उसी के मेन गेट का सीन, जहाँ पर कि एक सिपाही बोल रहा है कि आखिर तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ। तो सियोन का जो अंकल होता है वो कहता है ये इंसान आयरन ब्लेड, तभी वुमन जी का इस्तेमाल करते हुए कहता चलो अभी ये चीज नहीं बताते कि मैं आयरन ब्लेड क्लैन से हूँ और मेरे पास में एक प्लान है। और इसी के साथ हमारा अंकल बोलने वाला होता है कि ये इंसान आयरन ब्लेड का, लेकिन तभी वुमन उसको रोकते हुए कहता चलो, और अभी ये फैक्ट मत बोलना कि मैं आयरन ब्लेड क्लैन से हूँ, और वो ची का इस्तेमाल करके बोल रहा होता है तो दूसरा कोई नहीं सुन सकता है। और आगे कहता मेरे पास में एक प्लान है, और वो मन में सोचता ये वो जगह जहाँ पर कि सोना चांदी और पैसों को एक्सचेंज किया जाता है, और अलग अलग चीजें वगैरह तुम उधार देकर भी पैसे ले सकते हो। और साथ ही में यही वो जगह जो कि दूसरे लोगों को पैसे देकर उसके ब्याज से प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन ये जिन लोगों को भी पैसे देते वो बेचारे फकीर से भी गए गुजरे हो जाते। और भले ही कोई बाहर से देखकर तो कुछ बता नहीं सकता, लेकिन ये अंदर से जगह बहुत ही ज्यादा खराब है। आगे कोई कहता कि चलो, और हम लोग यहाँ पर कुछ डिपॉजिट करने के लिए आए हैं, तो वो गार्ड कहता तुम अंदर आ सकते हो। और हम देखते हैं कि वहां पर एक बंदा बोलता है कि आखिर तुम क्या डिपॉजिट करने आए हो। वुमन कहता है ये बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है, तो क्या यहाँ पर ये बात करना सुरक्षित रहेगा। तो सामने वाला इंसान कहता है कि मैं इस जगह का वाइस चांसलर हूँ और तुम जो चाहो वो बोल सकते हो फ्री में। वुमन उसको नाइट ग्लो जेम दिखाते कहता कि ये नाइट ग्लो जेम है। सामने वाला इंसान कहता हाँ क्या नाइट ग्लो जेम, और 1 मिनट रुके प्लीज, और जेंटलमैन प्लीज हमारे इन प्यारे मेहमानों को हमारे प्रीमियम रूम में ले जाइए। और इसी के साथ में वुमन के अंकल, और इसी के साथ में वो सियोन के अंकल बोल रहे थे कि इनका एटीट्यूड इतना ज्यादा बदल गया बस नाइट ग्लो जेम देखने के बाद में। और सियोन कहते लेकिन आखिर तुमने ये चीज छुपाने पर क्यों बोला कि तुम आयरन ब्लेड क्लैन से हो। तो वुमन कहता है ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, और साथ ही में आयरन ब्लेड क्लैन का नाम लाने से मुझे चीजें थोड़ी बेकार लगेगी, और मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि वो लोग कुछ हमारे साथ में करने की कोशिश करें, और अगर मैं ये चीज बोल देता कि मैं आयरन ब्लेड क्लैन से हूँ तो वो लोग ऐसे ही कुछ हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करते। तो सियोन कहते कि मैं माफी चाहती हूँ, और आखिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि वो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करे। वुमन कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि उसको मैं अपनी एडवांटेज के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ, और फिर उनको उन्हीं की दवाई का स्वाद चखा सकता हूँ। और सियोन कहती ओ, और वो मन में सोते इससे मुझे पाम एम्परर की याद आती, और तुम धीरे धीरे उसे अपने नाना जी जैसे बनता जा रही है। और वो मन में सोती शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक उस पेंटिंग के इन्फ्लुएंस में रहा था, लेकिन उसको उसके नाना जी जैसा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पाम एम्परर वो इधर से उधर भटकती हुई आत्मा जैसे यार। और तभी एक लड़कियां जो कहते कि जो हमारे चांसलर है वो भी तुमसे मिलेंगे, और प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। कि जब सभी लोग अंडरग्राउंड कहीं जा रहे होते
वुमन बोलता है कि हम लोगों को अंडरग्राउंड ले जा रहा है और ये चीज़ में कुछ तो गलत है यार। और तभी कोई कहता है कि लॉर्ड चांसलर और मैं मेहमानों को लेकर आ गई हूँ। और चांसलर कहता वेलकम वेलकम, और मैंने सुना कि तुम एक नाइट ग्लो जेम लेकर आए हो। और वेल चलो यहाँ पर बैठ जाइए आराम से, और क्या मैं उस जेम को एक बार देख सकता हूँ? तो वुमन उसको जेम दिखा, तो कहता ये लो। और वो बंदा कहता ओ अनबिलीवेबल, और ये सच में नाइट ग्लो जेम ही है। और आगे कहता ये तो खजानों में भी खजाना है यार। और तभी हम देखते हैं कि नीचे वो किसी तरह की रस्सी खींचता है, और वो कहता है कि ये सच में इनक्रेडिबल है। और वुमन वो देखते हुए मन में सोचा कि वो सच में काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल है, और उसने ज़रूर काफ़ी लंबे समय तक किसी जुए खेलने वाली जगह पे काम किया होगा। और वो चांसलर कहता है कि लेकिन इसका साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो चलो आखिर तुम इसको कितने में बेचना चाहती हो? तो वो सियोन कहती है कि हमें भी कुछ ठीक से पक्का पता नहीं इसकी कीमत का, तो कैसा लगेगा चांसलर, और आप पहले हमें बताएं कितनी कीमत दोगे? तो चांसलर कहता है कि ये पहली बार है जब हम नाइट ग्लो जेम से मैं भी खरीद रहा हूँ, तो मुझे भी ये पता नहीं इसकी कीमत। सियोन कहती है कि लेकिन मेहमानों के रूप में ये बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती वाली चीज़ होगी कि अगर हम कीमत पहले बताएं, और इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रॉपर चीज़ यही रहेगी कि आप पहले अपनी कीमत बता दीजिए। और वो चांसलर कहता है कि चलो चाय आ गई है, और हम लोग पहले चाय पीते हुए आराम से डिस्कस करते हैं नहीं। और वो लोग कहते हैं ठीक है, और सभी लोग चाय ले रहे होते। और वो चांसलर कहता ठीक है चलो, और हमने सबसे बेस्ट चाय लाई आपके लिए, और प्लीज़ इंजॉय कीजिए। और वह सियोन भी पीने ही वाली होती है, कहती है कि थैंक यू। तभी वुमन कहता रुक जाओ, और वो दोनों ही उसको देखने लगते हैं। और वुमन कहता है तुम्हारे मेहमान के रूप में चलो, और हमारे चाय के कप एक्सचेंज करते और बाद में पीते। तो वो चांसलर थोड़ा कांप जाता और कहता आखिर इसका क्या मतलब? वुमन कहता मैंने कहा कि तुम मेरी चाय पियो। तो वो बंदा कहता ओह, और लगता है कि हमारे बीच में किसी तरह की गलतफहमी है। और सियोन और उसके अंकल वो चाय को देखते हुए कहते नामुमकिन। और तभी हम देखते हैं कि वुमन एकदम से अपनी तलवार निकालता है और ऊपर छत की तरफ चलाता है, और किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। और वो चांसलर भी ऊपर देखकर डर जाता है, और हम देखते हैं कि कुछ लोग ऊपर मरे पड़े होते हैं अभी, और इसी के साथ में ऊपर से खून नीचे गिरने लगता है। वो अंकल कहता है कि एक मिनट, और इन लोगों ने हमारे लिए कातिल तैयार करके रखे थे हमें मारने के लिए। और सियोन कहते उन लोगों ने ये सब कुछ प्लान करके रखा था। वुमन कहता तुम्हें पता है क्या? और मुझे उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जो कि जहर को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं। और चांसलर कहता आखिर तुम लोग क्या करो, इन सभी को तुरंत मार दो। और तभी सभी लोग उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं कुछ निंजास के जैसे। और वुमन कहता है तुम दोनों ही मेरे पीछे आ जाओ। और इसी के साथ में वो कहता है कि विंड फ्यूरी पाम, और इसी के साथ में बहुत ज्यादा हवा के उसके हथेली से निकलते झोंके, और सारे लोग उड़ उड़ के जा रहे होते। और तभी वुमन एक एक करके सभी को मारने लगता है। और वो चांसलर मन में सोचता है कि आखिर उसने इतनी आसानी से हमारे गोल्डन ड्रैगन के वॉरियर्स को कैसे हरा दिया यार, और आखिर ये है कौन ऐसा मास्टर? और तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में वुमन ने सबको मार दिया होता है। और वो चांसलर वहां से भागते हुए मन में सोचता है क्या वो कोई सुप्रीम मास्टर है क्या? और अरे नहीं, तभी सियोन उसके गले पर तलवार रखते हो कि आखिर तुम कहाँ पर भाग रहे हो? तो वो चांसलर कहता प्लीज प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, और प्लीज मेरी जान बख्श दो। तो सियोन कहते आखिर तुम्हारा मतलब क्या, और हम तुम्हारे जैसे कोई गुंडे नहीं है, और तुम हो जो कि यहाँ पर हमें मारने की कोशिश कर रहे थे। और उससे भी ज्यादा चलो हमें बताओ कि आखिर ये नाइट ग्लो जेम की असली कीमत क्या है, और एटलीस्ट हमें किसी तरह की तो चीजें वापस मिलनी चाहिए ना ऑलमोस्ट मरे जाने के लिए। और वो चांसलर कुछ बोल नहीं पाता। सियोन आगे मन में सोचे वो मुन ने एकदम सही प्रेडिक्ट किया था, और आगे कहते चलो यहाँ से मैं संभाल लूंगी। और वो मुन भी कहता ठीक है। और हम देखते हैं कि जो ये सियोन थी, इसने जितना भी ये सामने वाला चांसलर था इसकी एक एक चीजें और एक एक प्रॉपर्टी देखी, और उसके खुद तरह से वो पहले लीडर रही हुई, और इसीलिए वो आसानी से इस बंदे की सारी झूठ वगैरह पकड़ सकती थी अगर वो किसी प्रॉपर्टी में झूठ बोलता। और वुमन को देखते हुए मन में सोचा कि उसको इस तरह से देखते हुए सच में मुझे पता चल रहा है कि वो कितनी स्पेशल है। और वो चांसलर वुमन को देखता है। वुमन मन में सोचा लेकिन ये जो सामने वाला बंदा है ये मुझसे भी ज्यादा सीरियस लग रहा है, और मतलब कि उसको मेरी ज्यादा चिंता हो रही है भले। और अभी जो हेवन है वो उसकी सारी प्रॉपर्टी को लिए जा रही है। और अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो जब भी मैं इस जगह के आसपास में चलता हूँ, और अब जब भी मैं इस पेंटिंग के पास में आता हूँ और वो बंदा थोड़ा और पसीने में कांपने लगता है, तभी वुमन पीछे मुड़ता है और कहता है एक मिनट, और यहाँ पर जरूर ये पेंटिंग के अंदर कुछ होगा। और वो पेंटिंग को हटाता है तो वो कहता है यहाँ पर कुछ है, और वो बंदा कहता है नहीं नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है। और वुमन उस चीज़ को देखते कहता है चलो, और मुझे पता ही था कि यहाँ पर पक्का कुछ है। और तभी हम देखते हैं कि वो उसमें से एक रस्सी खींचता है और दरवाजा खोलता है एक सीक्रेट। और वुमन कहता है ओहो, और सच में मैं देखना चाहूंगा अंदर क्या है। और सेवन कहती है कि ये एक सीक्रेट रास्ता है, और वो पीछे वाला बंदा कहता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा गंदी जगह है, और तुम बस अपना मूड खराब कर दोगे वहाँ पर जाकर। और तभी वुमन कहता है शट अप और मुझे फॉलो। और तभी वो एकदम से रुक जाता है, और वो नीचे देखते हो तो आखिर ये क्या। और हम देखते हैं कि नीचे की तरफ बहुत गहराई में कुछ सीढ़ियाँ जा रही होती है। आगे हम देखते हैं कि वो सभी लोग नीचे जा रहे होते हैं वुमन के पीछे पीछे, और कोई बोली लगा रहा होता है कि 200 न्यांग, और नहीं मैं 300 न्यांग बैठ करूंगा, और 350, 400, और फक 450, और फिर 500, और इसी तरह से बोलियां लगाई जा रही होती है। और वहाँ पर कुछ बच्चों वगैरह को है ना पिंजरे में बंद करके रखा गया होता है। कोई बोलता है कि हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा नौजवान और एकदम अच्छी क्वालिटी का सामान है, और अपने दिल के हिसाब से किसी को भी चुनिए। और कोई बोलता है 200 न्यांग उस लड़की के लिए, कोई बोलता है 300, कोई बोलता है 400। और हेवन वो देख रही होती है और कहती है एक मिनट, ये तो स्लेव मार्केट है,
और वुमन कहता नामुमकिन। और सियोन पीछे मुड़ते हुए कहती है कि भले ही हमारे इस मुरिम की दुनिया में जो स्लेव होते हैं मतलब गुलाम, उनका एग्जिस्टेंस इलीगल नहीं है, लेकिन इस तरह के जो स्लेव मार्केट होते ये जो गवर्नमेंट होती है वो कभी भी इसको लीगल नहीं करेगी। और खास करके ये देखते हुए कि ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट जगह पर है और जितने भी गवर्नमेंट के ऊपर वाले मेंबर्स होंगे वो यही चाहते होंगे ना कि ये कोई डिस्कवर ना कर ले रहा है। और आगे ह्योन कहती है कि गुलामों का व्यापार करना लीगल है, लेकिन आखिर ये सारी चीजें करने की क्या जरूरत है, और क्या ये जगह वो है जहाँ पर कि तुम किडनैप किए गए लोगों को बेचते हो। हाँ, और तभी वुमन उसका कॉलर पकड़ते कहता क्या वो जो बोल रही है सच है। सामने वाला बंदा कहता प्लीज मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा एक्सचेंज में, और नहीं मैं तुम्हें मेरे पास में जितनी भी चीजें सब दे दूंगा, कैसा रहेगा। और वुमन कहता तुम घटिया इंसान कहेगी, और आखिर तुम ऐसी ऐसी चीजें कैसे कर सकते हो, जानवरों से भी घटिया और अनफॉरगिवेबल। और ये सारे घटिया इंसान, और वो जोर से चिल्लाता है और एकदम से वो एक चिल्लाने वाली फ्यूरी की टेक्निक इस्तेमाल करता है। और वो जो शेर की दहाड़ होती है जो कि उस ब्लेड एम्परर ने इस्तेमाल की होती है, और ये जो एडवांस टेक्निक है इसकी अलग ही कुछ टाओइस्ट जड़े हैं। और जब बस ये आवाज से अकेले ही सामने वाले इंसान की हालत खराब कर सकती है, और उसको और भी ज्यादा सुनने वाले के है ना अंदर इंजरी भी हो सकती है और चोट लग सकती है, और सभी लोग अपने कान पकड़ लेते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर वुमन बहुत ही ज्यादा वो स्लेव मार्केट को देखकर गुस्सा हो चुका होता है, और वो जोर से अपने स्क्रीमिंग फ्यूरी वाली टेक्निक इस्तेमाल करता है जो कि एक शेर की दहाड़ से भी तेज होती है, और बस ये आवाज से ही किसी को भी अंदर तक चोट पहुंचा सकती है। और हम देखते हैं कि जब वुमन चिल्ला रहा होता है तो दूसरे जो लोग वहां पर बोलियां लगा रहे होते हैं पहले, वो अपने कान पकड़कर चिल्लाने लगते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मेरे कान। और तो एक जो वो सियोन का अंकल होता है वो मन में सोचता है इनक्रेडिबल, और बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का कंसंट्रेशन करके वुमन हमें और बच्चों को चोट लगने से बचा पाए, और हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और वुमन कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अभी कभी ये जगह छोड़ के चले जाओ। और तभी एक हाथ का पंजा मारता है और सभी लोग कहते हैं 1 मिनट ये जगह टूट रही है और जल्दी से यहाँ से भागो। और सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और कहते हैं कि इस तरफ इस तरफ। और एक इंसान तो एक गुलाम बच्चे को पकड़ के खींच के ले जा रहा होता है। तभी वुमन आता कहता है कि सभी लोग तुमने जिसको भी यहाँ पर खरीदा उनको यहाँ पर से जाने से पहले छोड़ के जाओ। और सामने वाला बंदा कहता अरे नहीं। और वुमन कहता चांसलर और हर एक इंसान जिसको यहाँ पर पकड़ के रखा गया उसको छोड़ दो, और आज के बाद से ऐसा बिजनेस कभी मत करना। तो वो जो चांसलर होता है वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। वुमन कहता अब तुम सभी लोग फ्री हो, और ये जो घटिया जगह इसको कभी भी खुलना ही नहीं चाहिए था। और जब बच्चे होते वो रोते कहते थैंक यू, और वो रोए जा रहे होते। वुमन मन में सोचता है कि इस दुनिया में ऐसे बुरे लोग भी है, और इससे समझ में आता है कि आखिर पाम एम्पर इधर थे उधर भटकते क्यों रहते थे, क्योंकि इस दुनिया के अंदर से हम इविल को एकदम जड़ से कभी खत्म नहीं कर सकते। और उसकी आंखें एकदम से खुलती है और कहता 1 मिनट, और आखिर ये कौन सी चीज है जो कि मुझे महसूस हो रही है। और तभी वो एक पिंजरे की तरफ देखता है और कहता वहां पर, और अंदर से कुछ आवाज आ रही होती है और वुमन उसकी तरफ जा रहा होता है। अंदर हम देखते हैं कि कुछ लोगों जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी लाशें पड़ी होती है, और बीच में किसी को बांध के रखा गया होता है, और ये कोई इंसान बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। वुमन अपनी तलवार से वहां पर उस पिंजरे को काटता है लेकिन कुछ असर नहीं होता है। वुमन कहता है कि ये कोई नॉर्मल लोहे की बार नहीं है यार, और इसी के साथ में वो अपने तलवार में ओरा डालता है और ये होता है फेरी स्पिरिट स्वॉर्ड। और जो सियोन होते वो कहते 1 मिनट, और गोल्डन कलर की एक स्पिरिट स्वॉर्ड। तो उसका अंकल भी कहता है कि अनबिलीवेबल। और इसी के साथ में वुमन उस पिंजरे को काट देता है, और जो चांसलर होता है नामुमकिन, और प्लीज, और तुम उस इंसान को बाहर नहीं छोड़ सकते, और वो एक डेविल है, एक जानवर और एक बीस्ट, वो हमें सबको मार देगा। और जितने भी मेरे साथी थे जो उसको खाना खिलाने गए थे सबको मार दिया गया था। और वुमन वहां पर उसकी तरफ जा रहा होता है, और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है जिसको बांध के रखा गया होता है। वुमन कहता तो तुम एक डेविल के ट्रैप में गिर चुके हो। हाँ, और डेविल ट्रैप मतलब कि मार्शल आर्ट के अंदर थोड़ा वो ची वगैरह का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो वो एकदम से पागल ही हो जाते हैं अपने ही मार्शल आर्ट के अंदर। और वुमन कहता है कि आखिर अगर तुम्हें और किसी पल के लिए ऐसे छोड़ दिया गया होता तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर तबाही मच सकती थी। और इसी के साथ में वो सामने वाले इंसान की वो हथकड़ियाँ खोल देता है, और सामने वाला ये ऐसे औरत होती है और वो कुछ घुर्रा रही होती है और कुछ बोल नहीं पा रही होती है, और एकदम से चिल्ला के वहाँ से गायब हो जाती है। सियोन कहती 1 मिनट, वो गायब हो गई। और ध्यान से वुमन, और वुमन कहता है कि उसने गेट ऑफ हेल टेक्निक सीखी है, और हमें बताया जाता है गेट ऑफ हेल ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि खास करके जो कातिल और मर्डरर्स होते हैं उनको सिखाया जाता है। और ये वो ऐसे जाने जाते हैं कि वो इस मूव का इस्तेमाल करते हैं और अचानक से छुपने का आर्ट इस्तेमाल कर कर एक ही ब्लो में सामने वाले को मार देते हैं। और वुमन अपनी ची का इस्तेमाल करके ध्यान लगा रहा होता है, और सियोन और उसके अंकल भी इधर उधर देख रहे होते हैं। तभी वुमन सोचता है कि वो मेरी तरफ आ रहा है, और इसी के साथ में वो अपने हाथ से एक मारता है और वो लड़की दूर जाकर गिरती है। और लेकिन हम देखते हैं कि जैसे वो जमीन पर गिरती है वुमन अपने हाथ से उसके अलग अलग एक्यूपंचर्स पॉइंट पर मारता है, और वो मन में सोचता है भले ही मैं अभी ये डेविल के ट्रैप वाली प्रॉब्लम से तो निपट सकता हूँ, लेकिन उसके शरीर के अंदर की जो चोटें लगी हुई है उसको हीलिंग की जरूरत है। और तभी हम देखते हैं कि सियोन आता है, कहते क्या तुम उसको अपने साथ में ले जाने वाले हो। वुमन कहता है कि हाँ, मैं उसकी ज़्यादा कुछ मदद नहीं कर पाया था और इसीलिए हमें उसकी जो जितनी भी मदद की जरूरत पड़े वो करनी होगी। और आगे हम देखते हैं एक बंदा बोल रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूंगा अगर तुम
उसे हमारे यहाँ से ले जाओ यार। और वुमन कहता है कि ये बस मैं इसे अकेले कोई नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन हम तुम्हारे पैसे वगैरह सब कुछ ले जाएंगे। और जियोन कहती है कि अगर तुम रेजिस्ट करोगे तो हम लोग इस चीज़ को रिपोर्ट कर देंगे गोल्डन ड्रैगन के बारे में, और यहाँ पर कि तुम इलीगल स्लेव मार्केट चलाए तो ये चीज़ भी। और आगे वो बंदा कहता अरे यार। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि रात का सीन जहाँ पर कि दिन के अंत में जो सियोन थी उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिल चुका था, और इतना पैसा जो कि वो नोबल लीग के व्यापारी दिनों में जो उसके पास में था उसके मुकाबले तो हद से ज़्यादा था। और ये देखते हुए कि वुमन उसने ये सारा पैसा कमाने में उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, तो सियोन ने डिसाइड किया कि वो अभी जितना भी इसके व्यापारी ग्रुप से पैसा आएगा उसका आधा पैसा वुमन को देगी। और वो सभी लोग कहीं जा रहे होते। आगे हम देखते हैं कि कहीं पर वुमन के पिताजी कहते अरे नहीं, और आखिर अब ये बच्ची कौन है। और वुमन की मम्मी कहती है आखिर तुम हर रोज नए नए लोगों को क्यों लेकर आ रहे हो वुमन। और वुमन कहता है उसके बारे में मम्मी पापा। और बाद में हम देखते हैं कि सारी चीज़ें बताने के बाद में उसकी मम्मी बोल रही होती कि मुझे यकीन नहीं आता कि ऐसी भी कोई चीज़ हुई। और उसके पिता बोलते कि एक स्लेव मार्केट है और वो घटिया लोग कहीं के। वुमन कहता कि हाँ, और मुझे अभी एक और अर्जेंट काम है, और इसीलिए प्लीज़ मदर और फादर आप इसका मेरे लिए ध्यान रख लेना। और उसके पिताजी कहते हैं और आखिर तुमने भी तो ये माना कि तुम्हें इससे निपटने में इतनी मुश्किल हुई, तो हम कैसे निपटेंगे। वुमन की मम्मी कहते ठीक है जाओ और तुम्हारा काम करो और बाद में वापस आ जाओ। और वुमन के पिताजी कहते डार्लिंग क्या हुआ। और वुमन कहता कि ठीक है मदर थैंक यू। और आगे वुमन कहीं पर जाता कहता कि मैं यहाँ पर इसलिए क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है, और ये ब्लेड एम्परर के रुकने की जगह होती। ब्लेड एम्परर कहता क्या, और मैं अभी मुझे नींद आई थी पता, और अगर ये कोई फालतू की चीज़ हुई ना तो तुम्हें पता है ना कि आखिर तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। वुमन कहता है कि आपको ये गुलामी और स्लेवरी सिस्टम से नफरत है राइट। और वो मन में सोचता है कि ब्लेड एम्परर वो बार बार एम्परर के हुक्म मानता, और ये एक गुलामी का जो सिस्टम होता है उससे वो नफरत करता, और ये चीज़ हर किसी को पता थी। ब्लेड एम्परर कहता आखिर उसके बारे में क्या। वुमन कहता कि मैंने एक इलीगल स्लेवरी मार्केट को ढूंढा है जो कि यहाँ पर हेल्बी के अंदर ऑपरेट हो रहा है। और इसी के साथ में वो ब्लेड एम्परर कहता फकिंग हेल्प, चलो यहाँ से चलते हैं। और इसी के साथ में हम हेल्बी के वहाँ पर के गवर्नमेंट ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एक इंसान कहता आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम कहाँ से आ रहे हो। और तभी ब्लेड एम्परर उसको एक मुक्का मारकर हवा में ऊपर फेंक देता है, और वो कहता हट जाओ और मैं ब्लेड एम्परर हूँ। और आखिर यहाँ का मालिक कौन है, और आखिर इस हेल्बी के अंदर का गवर्नमेंट ऑफिस का मालिक कौन है। और तभी इस जगह का मालिक आता है, कहता है ओए आखिर कौन है जो यहाँ पर आ रहा है, और उस इडियट को अभी कभी यहाँ से। और तभी एकदम से वो देखकर डर जाता है और कहता है हे भगवान ये तो ब्लेड एम्परर है। और हमें बताया जाता है कि ये जो ब्लेड एम्परर इसको ऐसा टाइटल दिया गया था कि एक सेलेस्टियल तलवार जो हर किसी पर राज करता है, और ये पुराने वाले जो राजा थे उन्होंने टाइटल दिया था। और ये जब वो तलवार टूट गई, जब वो इविल से लड़ रहा था, और बाद में इसको डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल भी कहा गया, और उसने अपने आप को आर्मी में ले जाया और बाद में रॉयल गार्ड के रूप में भी काम किया जब तक कि वो पीछे नहीं हटा। और वो रॉयल गार्ड या पुलिस के साथ में नहीं काम करता था, और वो हमेशा अकेला काम करता था बाद में, और सिर्फ एम्परर के ही ऑर्डर लेता है अभी वो। और हम देखते हैं कि सामने वाला बंदा कहता सॉरी और मैंने आपको पहचाना नहीं और मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया और प्लीज मुझे माफ कर दो। ब्लेड एम्परर कहता है कि मुझे अभी भी पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको कि किडनैप करके बेच दिया जा रहा है और गुलाम के रूप में अंडरग्राउंड स्लेव मार्केट में, और आखिर ये ऐसी चीजें कैसे हो सकती है। सामने वाला बंदा कहता है मैं माफी चाहता हूँ माय लॉर्ड, और मुझे सच में इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, और अगर आप मुझे उस जगह के बारे में बता दोगे तो मैं तुरंत हमारे गार्ड को बुलाकर उन सभी को अरेस्ट करवा दूंगा। तो ब्लेड एम्परर कहता है ठीक है चलो और अभी मेरे साथ में चलो। और इसी के साथ में हम गोल्डन ड्रैगन के उसी जगह का सीन देखते हैं जहां पर कि वुमन मन में सोच रहा था कि जैसे मुझे शक हो रहा था, और ये मैं तो बस ये स्लेव मार्केट को टेम्पररी ही रोक सकता था, लेकिन अगर ये ब्लेड एम्परर के साथ में हो तो हम इस इविल को इसकी जड़ों से ही हटा सकते। और वहां पर ब्लेड एम्परर ऑर्डर देता और बहुत सारे पुलिस वाले जाते और कई सारे बच्चों को आज़ाद कर दिया जाता है, और उस मार्केट के मालिक को भी पकड़ लिया जाता है। और वो मालिक बोल रहा था बास्टार्ड तुम इविल बास्टार्ड, और मैं तुम्हें मार डालूंगा। वुमन कहता कि ठीक है और क्यों ना तुम ये ट्राई करके देखो, और वो बंदा कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता। आगे हम देखते हैं कि इस जगह का जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो बोल रहा होता है कि ये सच में आपने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। वुमन कहता है मैंने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं की। और सामने वाला बंदा मन में सोच रहा था कि मैंने ऐसा इसलिए कहा ताकि ब्लेड एम्परर मुझे सुन सके कि आखिर मैं इस बंदे की तारीफ कर रहा हूँ, और ये सामने वाला बंदा कोई ऐसा है क्लियरली जिस पर कि ब्लेड एम्परर भरोसा करते हैं, और इसीलिए मुझे उसके सामने अच्छा तो दिखना चाहिए नहीं। और आगे वो बोल रहा था कि आज हमने जिन लोगों को पकड़ा है वो यहाँ पर स्लेव मार्केट को ऑपरेट कर रहे थे और बहुत ही बड़े स्केल में, और उसके सिवाय हमने और भी ज़्यादा अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी पकड़ा जो कि इस चीज़ में मिले हुए थे। और मैं पक्का कह सकता हूँ कि जो लोग इस चीज़ को सामने लेकर आए उनको अच्छे से इनाम दिया जाएगा, और ये देखते हुए कि तुम्हारे पास में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो तुम्हें भी एक जॉब दी जाएगी। वुमन कहता है और मुझे ये गवर्नमेंट के जॉब में कुछ इंटरेस्ट नहीं, मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, और तो मैं यही चाहूँगा कि तुम मेरा नाम वहाँ पर लिखो ही नहीं। और सामने वाला बंदा कहता क्या तो तुम गवर्नमेंट के लिए काम करने से नफरत करते हो। वुमन कहता कि हाँ, और इसी के साथ बोल रहा था क्या और तुम गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करना चाहते हो। वुमन कहता कि हाँ। आगे वो कहता कि मुझे डर है लेकिन मैं तुम्हारा नाम बाहर तो नहीं रख सकता रिपोर्ट से, लेकिन चलो मैं आखिर में ऐड कर दूंगा कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं है। वुमन कहता ठीक है और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूंगा अगर आप ऐसा कर पाओ। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन कहीं पर बोल रहा था कि ठीक है तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए।
ब्लेड एम्परर कहता हाँ ठीक है। और आगे कहता जब तुम अपने नाना जी को बाद में वापस मिलो तो उसको बोलना कि मैं उसका वो बहुत ही ज़्यादा चलने वाला मुंह बंद कर दूंगा और उसको ये चीज़ बता देना। वुमन कहता ठीक है मैं बता दूंगा और सारी चीज़ों के लिए शुक्रिया। और आगे वुमन मन में सोच रहा था कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं किसी ऐसे से मिला जो कि मेरे नाना जी के ही जैसा इक्वल है और साथ ही में जिसने उस ब्लडी एम्परर को भी यहाँ से भगा दिया था। और आज मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा मदद मिली, बस एक ही बार में हम क्या मिले तो। और इसी के साथ में वुमन उसको थैंक यू बोल रहा होता है। और हम देखते हैं कहीं और का सीन जहाँ पर कि जिस लड़की को वुमन लेकर आया होता है उसकी आंखें खुलती है और वो एकदम से उठते कहते आखिर ये क्या है और ये मैं कहाँ पर हूँ। और तभी वो साइड में देखती है और वुमन वहाँ पर बैठा होता है। वुमन कहता है यह सुरक्षित जगह है तो तुम्हें इतना ये सावधान होने की जरूरत नहीं है। और वो लड़की मन में सोचती है कि मुझे उस इंसान से कोई मर्डर इंटेंट तो नहीं महसूस हो रहा। वुमन कहता है कि वाह, और तुम्हारे जो फीचर है वो सच में काफ़ी ज़्यादा क्लियर और ब्यूटीफुल है नहीं। और आगे वो लड़की कहती तुम कौन हो और आखिर तुम क्या चाहते हो। वुमन कहता है कि मैं वो हूँ जिसने कि तुम्हें उस स्लेव मार्केट से बचाया था और तुम्हें वहाँ पर पकड़ के रखा गया था और इसलिए मैं तुम्हें वापस लेकर आया। और लेकिन फिर भी अभी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है तो इसलिए मैं अपने घर पर तुम्हें रख रहा हूँ। और तभी वुमन के मम्मी पापा और एक जो लड़की होती है अनाथ, वो तीनों आते। और वुमन की मम्मी बोलती कि तो वो फाइनली उठ गई। और वो जो दूसरी लड़की होती है वो कहती ओह ये प्रीति दीदी उठ गई। और इसी के साथ में वुमन कहता है कि हाँ वो उठ गई लेकिन अभी वो थोड़ी सी डरी हुई है क्योंकि ये उसके लिए नई जगह है। और वो लड़की की जो ऐसी बात है। और आगे वो उस दूसरी लड़की के पास में जाते हुए कहते हैं कि दीदी और आप डरो मत और हम लोग अच्छे लोग हैं और मुझे भी इन लोगों से बहुत ज़्यादा मदद मिली है। वुमन की मम्मी कहती है कि चलो और तुम यहाँ पर रह सकते हो जब तक कि तुम्हारी चोट ठीक नहीं हो जाती और अभी कुछ समय तक हमारे साथ में रहो। और वुमन भी कहता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़की कहती नाम मारा है मेरा नाम। और जो वुमन की मम्मी कहती है कि ठीक है चलो और तो तुम्हारा नाम मारा है और वुमन चलो और मारा को एक खाली कमरे में लेकर जाओ वहाँ पीछे वाले और वो वहाँ पर रुक सकती है और तुम ये सारे कपड़े पहन सकते हो क्योंकि अभी के तुम्हारे कपड़े खराब हो गए। वुमन के पिताजी कहते ओह और ये तो वही कपड़े ना जो मैंने तुम्हें तब दिए थे जब हमारी नई नई शादी हुई थी और तुम अभी तक उनको रख कर घूम रही थी। तो वुमन की मम्मी कहती बिल्कुल और ये सबसे पहला गिफ्ट था ना जो तुमने शादी के बाद में मुझे दिया। और वुमन के पिताजी उसको गले लगाते हुए कहते कि सच में और मेरा तो दिल जीत लिया तुमने हनी। और वुमन और वो दोनों वो लड़की उधर से मुड़ते हुए वुमन कहता चलो मारा और मैं तुम्हें अपने रूम में ले चलता हूँ। और इसी के साथ में वो दोनों जब जा रहे थे वुमन कहता क्या और तुम मेरे नाम को नहीं जानना चाहती हो और क्या तुम ये जानने के लिए उत्सुक नहीं हो। मारा कहती कि हाँ। और वुमन मन में सोता है हाँ और उससे बात करना थोड़ा मुश्किल है यार और अभी ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है आगे मेरे लिए। इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन वहाँ पर उसको कमरा दिखाता और कहता है ये तुम्हारा कमरा है और तुम यहाँ पर रह सकते हो और हम तुम्हें बता देंगे आखिर खाने का समय कब होगा और जो टॉयलेट है वो लेफ्ट की साइड में और अगर तुम वर्कआउट करना चाहते हो तो मुझे बता देना। और वो लड़की वहाँ पर जाकर एकदम से अपने कपड़े उतार देती है और वुमन कहता है आखिर तुम क्या कर रही हो। और वो लड़की दूसरे कपड़े पहनते हुए कहती ये कपड़े ये पूरे सफ़ेद है। वुमन कहता तुमने मुझे डरा दिया यार और अगर तुम अपने कपड़े बदलना ही चाहती थी तो तुम मुझे तब तक तुम इंतजार नहीं कर सकते थे जब तक मैं चला जाऊँ। और लड़की कहती क्यों। वुमन कहता आखिर तुम्हारा मतलब क्या है क्यों। और एक बड़ी औरत को कभी भी एक अनजान आदमी के सामने अनड्रेस नहीं करना चाहिए और कपड़े नहीं खोलने चाहिए समझे। और वो लड़की कहती बिल्कुल नहीं। वुमन कहता हाँ बिल्कुल नहीं। आगे वो लड़की कहती ठीक है आपसे मैं ध्यान रखूंगी। वुमन कहता चलो। और आखिर तुम किस तरह के वातावरण में बड़ी हुई हो यार और ये जो कपड़े ये तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सूट करते हैं। और वो लड़की वो देखते हुए कहती है कि नहीं ये कपड़े अनकंफर्टेबल है और इसमें मेरी मूवमेंट धीमी हो जाती है। वुमन मन में सोच रहा था कि जो मुझे उससे पहले वो मर्डरस एनर्जी महसूस हो रही थी और उस लेवल की जो एनर्जी है उसके लिए किसी इंसान को बचपन से ही ट्रेनिंग करने की ज़रूरत होती है और इतनी ज़्यादा फोकस वाली ट्रेनिंग कि वो खाना पीना भी भूल सकते हैं और या फिर वो सोना भी भूल जाएंगे। और ज़रूर उसने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दिन देखे होंगे और इसलिए ये ज़रूर उसकी मर्जी के खिलाफ किया गया होगा। और आगे वो उसको देखते हुए मन में सोच रहा था कि बहुत सारे यहाँ पर इस दुनिया में लोग हैं जिनको कि इतनी ज़्यादा चोट लगी हुई है यार। और आगे वहाँ से जाते हुए मन में सोचा चलो और अभी के लिए तो मैं उसके लिए एक ही चीज़ कर सकता हूँ और वो है उसको सुरक्षित जगह देना। वुमन कहता ठीक है चलो तुम आराम कर लो। मारा कहती ठीक है। और जब वुमन वहाँ से जाता है तो मारा उसको देखती रह जाती है और बाद में हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कुछ चीज़ें टूट रही होती और जो है रियोंग होती है वो कहते ज़रा वो जो वापस बताना तो आखिर तुमने क्या कहा वो कौन था। तो सामने जो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जैसा हमने आपको पहले कहा योर हाइनेस और उसके चेहरे और कपड़ों को देखकर हमें कहा गया कि वो संग वो मून है। और है रियोंग कहती कि वो मून और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें दे रहा उसकी माँ की ही तरह और आखिर उसकी हिम्मत कैसे मेरे बिजनेस को तबाह करने की। और तभी एक वहाँ पर दूसरा बच्चा आता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो ब्लेड एम्परर है जियोंग ये मून और वो वहाँ पर आ गया था और इसीलिए उसने पुलिस चीफ को भी काम करने पर मजबूर किया। और क्या आपने बाकी सारी चीज़ों से निपट लिया जो कि हमारे लिए मुसीबतें कर सकती है। तो सामने वाली औरत कहती कि हाँ और वो बेवकूफ़ वो चांसलर कहीं का और उससे हमने निपट लिया और अभी वो कुछ बोल नहीं पाएगा और वो एक बेवकूफ़ है जैसा कि एक बच्चे से वो हार गया। और भले ही ऐसा कुछ हो नहीं सकता और भले ही गवर्नमेंट को पता भी चल जाए हमारे इन्वॉल्वमेंट के बारे में लेकिन हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक कि ये ब्लेड एम्परर ना हो क्योंकि कोई भी हमारे आयरन ब्लेड हाउस को छूने की भी कोशिश नहीं करेगा। और सामने वाला बंदा मन में सोच रहा था कि हाँ ये बात तो सच है
और कोई भी आयरन ब्लेड हाउस को छू नहीं सकता, भले उसको पता चल जाए कि हम लोग भी इसमें मिले हुए थे। और ठीक से कहा जाए तो कोई यहाँ पर बैक हैरियम को छू नहीं सकता। और आगे वो बंदा कहता है कि ये तो अच्छी बात है, और आखिर तुम अब वो गद्दारी वाला प्लान कब पूरा करने वाली हो। और वो सामने वाली औरत मन में सोच रही होती कि ये मुंह हॉन और ये बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ इडियट और ये किसी काम का नहीं है, और भले ही मैं उसको तुरंत मार देना चाहती हूँ लेकिन बहुत ही ताकतवर लोगों का इसके ऊपर हाथ है और इसलिए इसको शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये जिंदा है। और आगे वो गहरी सांस लेते हो कि चलो और ज़्यादा जल्दबाजी मत करो और अभी भी काफ़ी ज़्यादा समय है और हर चीज़ का समय पर ही होना चाहिए। और वो बंदा कहता ठीक है चलो, और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। इसी के साथ में हम देखते हैं कि कहीं पर वुमन बोल रहा था कि मैंने काफी लंबे समय से तुम्हारे साथ में खेला नहीं और इसलिए तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो नहीं इवन। और वो टाइगर का बच्चा बहुत ऐसे खेल रहा था उसके साथ में। और तभी पीछे से वुमन की मम्मी आते हुए कहती कि वुमन और मारा अभी पिछले 2 दिनों से उसके कमरे से बाहर नहीं आया, ना ही उसने कुछ खाना खाया है, तो क्या तुम जाकर उसको चेक कर सकते हो। वुमन कहता ठीक है मदर। और जब वुमन वहां पर जाता और कहता मारा तुम अंदर हो। मारा कहते कि हाँ। वुमन कहता क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं अंदर आ जाऊँ। वो कहती हाँ। और वुमन मन में सोता वो दिखने में तो ठीक ही लग रही है। और वो कहता क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही। मारा कहती मुझे भूख लग रही है। वुमन कहता तो आखिर तुम बाहर खाना खाने क्यों नहीं आई, और मैंने सुना कि तुम अभी अपने पिछले 2 दिनों से रूम से भी नहीं निकली हो। मारा कहती मैं आराम कर रही थी। और वुमन कहता क्या। और उसको याद आता कि उसने जाने से पहले कहा था कि तुम थोड़ा आराम कर लो। और वो कहता ये मत कहना कि तुम यहाँ पर तब से हो जब से कि मैंने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, और भले मैंने कुछ भी कहा हो लेकिन तुम्हें अगर भूख लगी तो तुम्हें खाना खाना चाहिए नहीं। और आखिर में होता कौन है कि तुम मेरे बस शब्दों को अंत तक सुनती रहो। और मारा कहते तुमने मुझे बचाया और मैं तुमने जो मुझे दया दिखाई है उसका कीमत चुका रही हो और तुम्हारी बातें सुन रही हो। वुमन कहता कि हाँ हाँ दया की कीमत चुकाना तो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो भी बोलूँ तुम्हें फॉलो करना होगा, क्या तुम ये नहीं कर सकती। मारा कहते कि मैं तुम्हारी दया की कीमत चुका रही हो और तुम्हारी बात सुन रही हो। वुमन कहता नहीं मैं जो बोला तो मारा वही चीज़ वापस रिपीट करती है। और वुमन मन में सोचता यार यार ये किसी काम का नहीं है। आगे कहता चलो सबसे पहले उठ जाओ और खाना खा लो और तुम्हें भूख लग रही होगी। मारा कहती ठीक है। और आगे जब वो खाना खा रही होती है वुमन उसको देखते हो मन में सोचता अगर वो मुझे इसी तरह से एक बिल्ली की तरह फॉलो करेगी या फिर एक कुत्ते के बच्चे की तरह पपी की तरह, और क्योंकि बस मैंने उसकी ज़िंदगी बचा ली। और आखिर उसकी किस तरह की ज़िंदगी उसने जी है कि वो ऐसी बन गई यार। और वुमन कहता कि मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में और जानना चाहता हूँ और क्या तुम मुझे बताओगी। तो मारा कहती मेरे जो पिताजी थे वो इनविंसिबल असिस्टेंट के एक चीफ थे और मैं मर्डरस आर्ट सीखते हुए बड़ी हुई चीफ से। और वुमन कहता बस क्या इतना ही। मारा कहती कि हाँ। और वो मन में सोचता है कि ये कारण कि वो इतनी ज़्यादा पैसी और ज़्यादा बोलती नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसको मर्डरस आर्ट सिखाए गए थे उसके पिताजी के ही द्वारा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ।